हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो एएस नोवेल स्टोरी में आपका स्वागत है। सुनते रहिए अनोखी कहानियां अनोखे अंदाज में। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। कहानी का नाम डेविल की एंजल। आप 20 चैप्टर सुन चुके। अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर 21 की ओर। चैप्टर 21, जया से सब परेशान। चलिए अब चलते हैं अपने कहानी के अंदर। पुरानी बिल्डिंग में रॉकी गुंडों का हेड सुप्रिया का फोन छीनकर उनसे उनके दोस्तों का नंबर पूछता है कि कौन सा है। जया, सबसे ऊपर वाला है, कर लो, कोई फायदा नहीं है। रॉकी मन में, कितनी बेवकूफ लड़की है, इसके पास दिमाग भी है कुछ या नहीं, और हंसने लगता है। रॉकी प्रिशा को कॉल लगाता है। प्रिशा और सूची साथ बैठी हुई थी तभी कॉल आता है। प्रिशा फोन को देखते हुए कहती है कि सूची, सुप्रिया का कॉल आ रहा है। सूची, उठा और स्पीकर पर रखना, वो किडनैपर का कॉल होगा। उन लोग दोनों एक कोने में बैठी हुई थी जहां कोई नहीं था। जैसे ही प्रिशा फोन उठाती है रॉकी बोलना शुरू कर देता है। रॉकी, अगर तुम अपनी दोस्तों को बचाना चाहती हो तो मैं तुम्हें जो जगह बता रहा हूं वहां पर आ जाओ। और हाँ, अगर तुम दोनों ने पुलिस को बताने की कोशिश भी की न तो मैं इसका। इतना कहकर वो रुक जाता है। तभी जया बोलती है, अरे ये बोलो न कि कान काट लूंगा, हाथ तोड़ दूंगा, गला काट दूंगा, पैर पर गोली मार दूंगा। चलो जल्दी बोलो वरना कॉल कट जाएगा। सारे किडनैपर को तो आज जैसे 8वां अजूबा मिल गया था देखने को। सब शॉक्ड होकर उसे ही देखे जा रहे थे। रॉकी, हाँ मैं इसे गोली मार दूंगा, समझ आई बात। जया, अरे यार तुम तो बड़े शॉर्टकट निकले। मैंने कितना बड़ा हेल्प किया लाइंस बताकर, लेकिन तुमने तो उसको कुछ ज्यादा ही शॉर्ट कर दिया। सुप्रिया जया को गुस्से में घूर रही थी। बेचारी वो कब से बाहर जाने का उपाय सोच रही थी लेकिन वो उसको कुछ सोचने का मौका ही नहीं दे रही थी। प्रिशा सुस्ती भरी आवाज में, ओह तो तुमने उसे किडनैप किया है, अच्छा है मार दो उन्हें। हमें नहीं चाहिए, हो सके तो कुछ पैसे हमसे ले लेना उन्हें रखने के लिए। क्या बोलते हो, कितना चाहिए तुम्हें, जल्दी बताओ, मेरे पास टाइम नहीं है। ये सुनकर तो जैसे सब शौक के मारे हिल भी नहीं रहे थे। सब मन में सोचते हैं कि कैसी दोस्त है ये। रॉकी, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। प्रिशा, तो तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ। मैं भी बहुत सीरियस हूँ। प्रिशा जानती थी कि वो मार नहीं सकता क्योंकि उन्हें जिंदा लाने को कहा गया है। प्रिशा, हाँ जो करना है कर लो उन दोनों के साथ, वरना। रॉकी, वरना क्या। प्रिशा, वरना वो दोनों आधे घंटे के बाद वो मेरे साथ होंगी। ये कहकर कॉल कट कर देती है। सूची, प्रिशा क्या हमें उसे लाने जाना चाहिए। प्रिशा, नहीं उन्हें कुछ नहीं होगा। अगर वहां खाने को मिल गया तो जया हम दोनों के साथ आने से भी मना कर देगी। कोई फायदा नहीं है। वैसे चलते हैं अपने पुराने अड्डे पर, उन लोग वहां आ जाएंगी। रॉकी हंसने लगता है और बोलता है कि ये क्या लड़कियां पागल है। लेकिन रॉकी कुछ जानता नहीं था कि इन लोग कौन है, किस घर से बिलोंग करती है। केवल अपना बॉस का ऑर्डर फॉलो कर रहा था। जया मुंह बनाते हुए, मैंने तो पहले ही कहा था कि कॉल करने से कोई फायदा नहीं है। वे दोनों नहीं आने वाली, बड़ा आलसी है दोनों। रॉकी गुस्से में, चुप कर जा तू, वरना मैं भूल जाऊंगा कि बॉस ने मुझसे क्या कहा था। सुप्रिया धीरे से, जयू तू चुप कर जा, अभी मुझे बाहर निकलने का कुछ सोचने दे, कुछ देर और वेट करना पड़ेगा। जया, तू अभी तक सोच रही है, बेकार, तुझे सब समझदार कहते हैं। सुप्रिया चिढ़ते हुए, ये सब करने का समय नहीं है, अब तू इन्हें बातों में उलझा, तब तक अपना काम हो जाएगा। जया, अरे मैं तो इसी के लिए पैदा हुई हूँ, तू टेंशन मत ले, ये तो मैं बहुत अच्छे से करूंगी, क्योंकि ये तो मेरा पसंदीदा काम है। जया रॉकी से, रॉकी भाई क्या आपको भूख लगी है। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। मैंने तो आपकी इतनी हेल्प की और आपकी तारीफ की भी किया, क्या आप मुझे खाना भी नहीं खिला सकते हैं। ये सुनते कि सुप्रिया सोचती है कि क्या ऐसे बातों में उलझाते हैं, ये तो अपने खाने के चक्कर में लग गई। इसे याद भी है या नहीं कि हम लोग किसी जन्नत में रुके हुए नहीं है। ये भगवान, ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती, कुछ करते क्यों नहीं इसका। रॉकी सोचता है कि ये लड़की थोड़ा दिमाग की खिसकी हुई लग रही है, इसका वो दोनों को बुलाने के लिए अच्छे से यूज कर सकता है। इसीलिए वो बोलता है, ठीक है बताओ तुम्हें क्या खाना है। जया को ये सुनते ही याद नहीं रहता कि उसको सुप्रिया ने कुछ काम कहा था। जया, मैं खाऊंगी चिकन बिरयानी, सही पनीर, चिकन कबाब, आलू गोभी, चिली पनीर, आलू मटर, समोसा, पाव भाजी, चाट, हनी चिल्ली पोटेटो और हक्का बिरयानी नूडल्स। बस इतना ही। रॉकी, बस केवल इतना ही। जया, गॉड नोज बेस्ट। मेरी लाइफ में दो ही वसूल है, एक काम खाना और दूसरा काम बोलना। सुप्रिया अपना सर पीट लेती है और सोचती है कि अब ये हमें नहीं छोड़ेगा।
सुप्रिया जया से, फिर से तूने कांड कर दिया। जया, मैं तो कर्म ही करती हूँ पर पता नहीं कांड क्यों हो जाता है। रॉकी गुस्से में वो दोनों का मुंह भी बंद करवा देता है और कहता है कि ये लड़की जब से मिली है केवल बोले ही जा रही है, मालूम न कितना खाती है ये। सुप्रिया को किसी कदमों का एहसास होता है। वो समझ जाती है कि कौन आया है और कुछ जया की ओर इशारा करती है। जया और सुप्रिया अपने हाथों में जो घड़ी पहन रखा था वो देखती है और एक साथ बोलती है एक्टिवेट। तभी उस वॉच में से एक छोटा सा नाइफ बाहर निकलता है जिससे वो अपने रस्सियों को काट लेती है। बाहर से कोई रॉकी का आदमी आकर बोलता है, बॉस बाहर सारे गुंडों पर किसी ने हमला कर दिया है। तभी सुप्रिया रॉकी को मारने लगती है। वो एक पंच से ही गिर जाता है। सुप्रिया मन में, प्रिशा तू तो मेरी जान है यार। मैं जानती थी कि यही होगा, कि तूने अपना काम कर दिया होगा। वैसे तो मैं संभाल लेती लेकिन इतना को पकड़ना ये पॉसिबल नहीं हो पाता, इसीलिए वेट कर रही थी। तभी जया को कोई दूसरी कदमों का आहत सुनाई देता है जैसे बहुत सारा बॉडीगार्ड्स उनके करीब आ रहे हैं। वो मैसेज करके इन्फॉर्म कर देती है कि गो फ्रॉम हेयर नाउ। जया और सुप्रिया अपने चेहरे पर थोड़ी मिट्टी लगाकर परेशानी का लुक कर लेती है और नीचे लेट जाती है। वो और कोई नहीं आयुष माहिर अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आए थे। माहिर और आयुष अंदर आ जाते हैं तो देखते हैं कि दोनों जमीन पर लेटी हुई है। माहिर दौड़कर वहां आता है और चिल्लाकर बोलता है, सुप्रिया जी, जया जी आप ठीक तो है ना। उन लोग दोनों धीरे धीरे उठते हैं, हाँ हम ठीक है। सुप्रिया बोलती है, आप लोग हमें बचाने आ ही गए वरना आज क्या हो जाता। माहिर इमोशनल होते हुए, मैं आपको कुछ नहीं होने देता, और ये कहकर गले लग जाता है। सुप्रिया शॉक में चली जाती है। सुप्रिया बोलती है, मैं ठीक हूं माहिर जी, रिलैक्स। आयुष बाकी गुंडों को मारने में बिजी था। रॉकी तो जैसे सदमे में था कि ये क्या है, इतनी बेचारी बन रही है। कुछ देर पहले तो हमें कुत्तों की तरह पिट रही थी। सुप्रिया और जया दोनों घूरकर रॉकी को देखती है। बेचारा सहम जाता है। आयुष अपने मन में सोचता है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि हल्दी लगाने के उम्र में लड़कियां हमें चुना लगा रही है। जया सब समझ जाती है कि ये सीईओ का चमचा क्या सोच रहा है। जया आयुष से, अरे तुम मुझे बचाने आए थे न तो हेल्प करो। इतना हैवी ड्रेस पहन रखा था मैंने वरना उन्हें मैं बताती कि जया चीज क्या है। मेरी क्यूटनेस को कहीं नजर न लग जाए इसीलिए मैंने कुछ नहीं किया। आयुष, मैं तुम्हें बचाने क्यों आऊंगा, मैं तो बॉस का ऑर्डर मान रहा था। वरना मेरी छोटी को मालूम होता कि उसकी पागल दोस्त का किडनैप हो गया है तो क्या होता उसका। उसका तो रो रो कर बुरा हाल हो जाता, इसीलिए मैं आ गया। जया उसको घूर कर देखती है जैसे वो उसको खा ही जाएगी। आयुष, वैसे मेरे आने से पहले ही गुंडे जमीन पर कैसे पड़े थे, और तुम लोग का हाथ का रस्सी भी खुला हुआ था, यहाँ चल क्या रहा है। जया और सुप्रिया एक दूसरे के तरफ देखती है। जया कहती है कि वो इन गुंडों का इनके कोई दुश्मन के साथ लड़ाई हो गया था तो हमने इसी का फायदा उठाकर जैसे तैसे रस्सी खोल लिया। सुप्रिया, लगता है आप लोग के डर से वे लोग भाग गए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को। आयुष, आप घर चले। आज आप लोग को बॉस ने वंश भाई के घर पर रहने को बोला है, क्योंकि आप लोग अभी खतरा है। उन लोग दोनों साथ में चली जाती है क्योंकि वो अब प्रिशा के बताए हुए जगह पर तो जा नहीं सकती थी, इसीलिए उन लोग प्रिशा से उसके घर पर ही मिल सकती थी। आयुष सब गुंडों को पकड़कर अपने अड्डे पर भेजवा देता है और एकांश को कॉल करके एक एक जानकारी दे देता है। जैसे ही प्रिशा घर पहुंचती है तो अब वंश से रहा नहीं जाता, उसको सारी बातें बता देता है। बहुत रात हो गई थी इसीलिए प्रिशा सूची को भी साथ लाई थी। दोनों ये सुनकर रोने लगती है। वंश, रो मत आप लोग, उन लोग को बचा लिया गया है, अब सब सेफ है। प्रिशा, भाई आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, उन्हें कुछ हो जाता तो। ये कहकर वंश के गले लग जाती है। वंश, शांत हो जा मेरी प्रिंसेस, तेरा भाई है ना। तभी जया और सुप्रिया घर पर आ जाती है। ये देखकर सूची और प्रिशा दौड़कर उनके गले लग जाती है और रोने लगती है। जया धीरे से, इतना नाटक क्यों कर रही है, जैसे मैंने मर कर जिया हो। जिंदगी में पहली बार तू मेरे लिए छोटे कामों के लिए रो रही है। प्रिशा, शांत से मेरा साथ दे, वरना। जया बोलती है, अरे मेरी प्रिशु, ठीक हूं मैं। एकांश सर, वंश सर, माहिर जी रहेंगे तो हमें कैसे कुछ हो सकता है, तू बेकार का टेंशन ले रही है। वंश उन्हें देखकर बहुत खुश था कि इनमें कितना प्यार है, बिल्कुल हम चारों दोस्तों की तरह। वंश, चलकर खाना खा ले, मैंने पार्टी में कुछ नहीं खाया है। सब डाइनिंग टेबल पर जाकर खाने लगते हैं। लेकिन कोई था जो इन सबको बस देखे ही जा रहा था। वो और कोई नहीं एकांश था जो कुछ देर पहले ही अपने बंगलों से यहाँ देखने आ गया था। उसके दिमाग में तो केवल जो आयुष ने वहां का इंसिडेंट बताया था वही चल रहा था। क्या है वो राज, कौन है प्रिशा और उसके दोस्त, क्या एकांश सच जान पाएगा, क्या माहिर और सुप्रिया की लव स्टोरी आगे बढ़ पाएगी।
सबके लाइफ में छिपे है गहरे राज, क्या है वो राज, ये जानने के लिए पढ़ते रहिए। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 22, यश जिंदल। चलिए अब चलते हैं अपने कहानी के अंदर। मित्तल हाउस में सभी लोग खाना खाकर हॉल में आते हैं तो एकांश को देखकर दंग रह जाते हैं। वंश, एकांश तुम कब आए? तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना, हम लोग खाना साथ में खाते। माहिर, हाँ भाई, वैसे कुछ हुआ है क्या? आप सीरियस लग रहे हो। आयुष, मन में कुछ तो हुआ है, वरना एकांश भाई इतनी रात को यह आए ऐसा हो नहीं सकता। एकांश, तुम तीनों स्टडी रूम में आओ अभी के अभी, और बाकी लोग अपने अपने कमरे में जाए। जस्ट लीव। प्रिशा, मन में मेरे ही घर में आकर हमें ही ऑर्डर दे रहा है, दिन भर राजा बनता फिरता है, ये इसका ऑफिस है क्या कि इसकी बात मान जाऊं? लेकिन प्रिशा बेटा, तुझे अपने भाइयों के खातिर मानना ही पड़ेगा। चारों लड़कियां अपने अपने कमरे में जाने लगती है। प्रिशा एकांश को घूर कर देख रही थी कि जैसे वो उसको कच्चा चबा जाएगी। ये देखकर एकांश का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है। वंश तो देखकर दंग था कि अभी तो ये इतने गुस्से में था, अचानक इसे क्या हो गया। सब स्टडी रूम में चले जाते हैं। एकांश बड़ा ही सीरियस लग रहा था कि तभी माहिर पूछता है, क्या हुआ भाई, कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? एकांश सोचते हुए, हाँ मुझे मालूम हुआ है कि वहां उसके कोई दुश्मन ने हमला नहीं किया था। मुझे रॉकी ने बताया कि वहां उसके कोई जन पहचान के आदमी नहीं थे। आयुष, भाई आप गए थे हमारे अड्डे में, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे लगता है वो झूठ बोल रहा है, मैं जाकर देखता हूँ। एकांश, जाने का कोई जरूरत नहीं है, वो मर गया है, उसे किसी ने उसके बॉडी में केमिकल डाला है, इससे पहले वो कुछ बता पाता वो मर गया। ये सुनकर सब शॉक थे, क्योंकि पहली बार ऐसा था कि कोई एकांश को इन्फॉर्मेशन देने से पहले ही मर गया। वंश, एकांश कैसा केमिकल था? एकांश, उसका पता लगाने को मैंने बोल दिया है, तुम ये पता लगाओ कि एग्जैक्टली वहां हुआ क्या था। कल सुबह तक मुझे मालूम चल जाना चाहिए कि कौन है वो जो द एकांश को चकमा देने का कोशिश कर रहा है। माहिर डरते हुए, भाई वो एकांश, क्या बोल रहे हो तुम, साफ साफ बोलो। माहिर, भाई हमारा राइवल यश जिंदल आ गया है, वो आकर हमारे इन्वेस्टर को ज्यादा पैसे देकर खुद के तरफ कर रहा है। अभी तो उसके तरफ कोई गए नहीं है क्योंकि इतनी किसी की हिम्मत नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा रहा तो उन्हें जाते देर नहीं लगेगा। एकांश डेविल स्माइल करके, मेरी मर्जी के बिना मेरे कंपनी से इंसान तो क्या उसकी रूह भी नहीं जा सकती। आयुष, भाई मुझे ऐसा लगता है कि कहीं उसका ही तो किया धरा तो नहीं है, मतलब उसको मालूम हो गया हो कि प्रिशा वंश भाई की बहन है तो उसको किडनैपिंग का प्लान बनाया हो, लेकिन गलती से जया और सुप्रिया किडनैप हो गई हो। ये सुनकर पहली बार वंश को डर लग रहा था। वंश गुस्से में, अगर ये सच है तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई कि मेरी मासूम बहन को आंख उठाकर भी देखे। एकांश, रिलैक्स वंश, उसको कुछ नहीं होगा। और आयुष तुम प्रिशा सिक्योरिटी टाइट कर दो, और माहिर ओल्ड अदानी मेंशन का सिक्योरिटी टाइट करो, उसको भी मालूम होना चाहिए कि वो किससे टक्कर लेने का कोशिश कर रहा है। वंश, हाँ एकांश, हमने उसका पिछले बार काला धंधा का पर्दाफाश किया था तो वो अभी वो सुधरा नहीं है, पिछले बार का इल्जाम किसी और पर डालकर फॉरेन चला गया था, अब वो फिर से आ गया है। माहिर, हाँ भाई वो हम सबका कमजोरी ढूंढ रहा है, आप कहो तो इस बार सीधे उसका स्वर्ग का दर्शन करवा देता हूँ। एकांश, नो माहिर, तुम अपना हॉस्पिटल का काम करो, अभी किसी को मालूम नहीं है कि तुम मेरा अंडरवर्ल्ड में भी साथ देते हो, बाकी मैं देख लूंगा। माहिर, ओके भाई। एकांश, वंश तुम कल जाकर इन्वेस्टर के साथ मीटिंग करो और साफ साफ बोल दो कि को हमारे कंपनी से निकलने का कोशिश करेगा उसका क्या दशा होगा। ये कहकर वो बिना किसी का कुछ सुने अपने रूम में चला जाता है। वही प्रिशा के कमरे सूची, प्रिशा और सुप्रिया बात कर रही थी। जया अपने कमरे में सो रही थी। सूची, सुप्रिया तूने अपना काम किया था? सुप्रिया, हाँ मैं ये कैसे भूल सकती हूँ, मेरा वॉच के नाइफ में केमिकल लगा हुआ था, मैंने उससे उसको कट कर दिया था, मेरा बनाया हुआ केमिकल से तो अच्छा नहीं बचते, वो क्या बचेगा। सूची, क्या जया ने सीसीटीवी फोटोज डिलीट कर दिया था? सुप्रिया, हाँ उसने कर दिया था, तू तो जानती ही है केवल यही काम वो ढंग से कर सकती है, वरना तो वो खाने और सोने के अलावा कुछ नहीं जानती। प्रिशा आलसी आवाज में, 1 2 3 उफ हम लड़कियां कितनी हसीन। अब चलो, अगर तुम लोग की बकवास बातें हो गई हो तो तुम लोग यहाँ से जाओ और मुझे सोने दो। सुप्रिया प्यार से, हाँ मेरी जान, जा रही हूँ, तेरा क्या होगा, लेकिन तेरे जैसा कोई नहीं है मेरी जान। सूची अपने कमरे में चली जाती है और सुप्रिया को प्यास लगी थी इसीलिए वो किचन चली में जाती है। माहिर हॉल में बैठे कुछ लैपटॉप पर अपना काम किए जा रहा था, तभी उसने देखा कि सुप्रिया किचन में गई है, उससे रहा नहीं गया, वो भी उसके पीछे पीछे चला गया और खड़ा होकर उसे बड़े प्यार से देख रहा था।
जब सुप्रिया ने देखा कि माहिर भी यहाँ आया है तो उसने पूछा, माहिर जी आप यहाँ कुछ काम था क्या? माहिर, नो, मतलब हाँ आपसे पूछना था कि आप अब ठीक तो है ना? सुप्रिया, हाँ आपके वजह से मैं ठीक हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माहिर देखता है कि सुप्रिया के हाथों पर खरोच और रस्सी के बढ़ने से निशान हो गए थे। माहिर, ये क्या, आपने ऑइंटमेंट नहीं लगाया अभी तक? चलो आप मैं लगा देता हूँ। सुप्रिया मना कर देती है। ठीक हूँ मैं, आप टेंशन मत लीजिए। जब सुप्रिया नहीं मानती तो माहिर उसे गोद में उठाकर अपने कमरे में लेकर चला जाता है। सुप्रिया, माहिर जी ये क्या कर रहे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माहिर, अब आप बिल्कुल शांत रहिए। मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ वो कीजिए। सुप्रिया बिल्कुल शांत हो जाती है। माहिर उसको अपने कमरे में ले जाकर बेड पर बैठा देते हैं, ऑइंटमेंट लगाने लगता है। सुप्रिया उसके दिल को बहुत गर्माहट महसूस होती है, क्योंकि उसका इतना ख्याल रखने वाला कोई था ही नहीं। माहिर जब ऑइंटमेंट लगा लेता है तो उसे बड़ा प्यार से देखता है। सुप्रिया काफी सुंदर लग रही थी। माहिर मन में, आपसे जीना है, आपके लिए जीना है, और आपके साथ जीना है। माहिर को खुद पर कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। माहिर से अब रहा नहीं जाता। वो सुप्रिया को किस करने लगता है। सुप्रिया तो दंग ही रह जाती है कि ये अचानक क्या हुआ। माहिर उसको बड़ा प्यार से किस कर रहा था। माहिर, सॉरी सुप्रिया जी, लेकिन अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। और ये कहकर फिर से किस करने लगता है। सुप्रिया को भी उसका किस करना अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी वो झूठ का गुस्सा करके हटाती है। सुप्रिया, ये आप क्या कर रहे हैं? माहिर, आपको नहीं पता, लाइए मैं करके बताता हूँ। सुप्रिया शर्माते हुए, बस बहुत हो गया आपका, मैं जा रही हूँ सोने। माहिर मुस्कुराते हुए, वैसे आप शर्माते हुए और प्यारी लगती है। ये सुनकर वो अपने रूम में भाग जाती है। माहिर खुद से, मेरे पास लाख परेशानी हो पर यकीन करो आपका एक झलक ही मेरे इस चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए काफी है। सुप्रिया और माहिर को रात भर नींद नहीं आती। दोनों एक दूसरे के ख्यालों में खोए हुए थे। कौन है प्रिशा? क्या वो यश जिंदल था जिसने जया और सुप्रिया का किडनैप कराया था? क्या सुप्रिया और माहिर एक दूसरे से प्यार का इजहार करेंगे? आपको किनकी जोड़ी सबसे ज्यादा पसंद आई कमेंट करके बताएं। सबके लाइफ में छिपे हैं गहरे राज, क्या है वो राज? ये जानने के लिए पढ़ते रहिए। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 23, एक्सीडेंटल किस। चलिए अब चलते हैं अपने कहानी के अंदर। अगले दिन सुबह सुबह सब तैयार होकर नीचे हॉल में आते हैं क्योंकि सबको ऑफिस के लिए निकलना था। एकांश जब देखता है कि प्रिशा सीढ़ियों से नीचे उतर रही है तो बस उसे देखते ही रह जाता है, क्योंकि उसने नी लेंथ ड्रेस पहन रखा थी। वो इतनी सुंदर लग ही रही थी कि एकांश क्या कोई भी उसे देखकर पलके झपकाना भूल जाते हैं। एकांश मन में, क्या ये लड़की पागल है? इतना तैयार होकर ऑफिस कौन जाता है? मैं नहीं चाहता कि इसको मेरे अलावा कोई और भी देखे। जब प्रिशा की नजरें एकांश की नजरें से मिलती है तो वो उसे घूर कर देखती है। प्रिशा मन में, इसका आइस क्यूट है तो क्या ये किसी को भी घूरेगा? सच में इसने लड़कियां नहीं देखी। बदतमीज एकडू इंसान। वंश प्रिशा से, प्रिंसेस उठ गई मेरी, चलो पहले खाना खा लो। प्रिशा, भाई मुझे वैसा खाना नहीं खाना, मैं ऑफिस जा रही हूँ। वंश, नहीं प्रिंसेस आप ऐसे नहीं जा सकती, चलो मैं दिखाता हूँ कुछ। वंश प्रिशा को डाइनिंग टेबल पर ले जाता है। जब प्रिशा डाइनिंग टेबल पर जाती है तो देखकर शॉक्ड हो जाती है। वहां बहुत टेस्टी टेस्टी खाना रखा था जो सारे के सारे प्रिशा के पसंद का था। प्रिशा खुश होकर वंश के गले लग जाती है। वंश प्रिशा के हेड पर किस करता है। प्रिशा, थैंक्स भाई, यू आर द बेस्ट, अब तो मैं खाकर ही जाऊंगी। वंश, तेरे लिए कुछ भी मेरा बच्चा, तू खुश तो मैं खुश। सूची मन में, एकडू इंसान, केवल अपनी बहन के लिए अच्छा है वरना तो डेविल है डेविल। जया ये तो ये सब देखकर रहा ही नहीं जाता। जया, सर क्या हम अब खा सकते हैं? आयुष मन में, ये कितनी भूखड़ है, इससे कुछ मिनट वेट तक नहीं हो रहा। मेरी छोटी के लिए खाना आया है और ये तो जैसे ऐसा दिखा रही है कि इसके लिए ही हो। किसी का बिना कुछ सुने जया और प्रिशा खाने पर टूट पड़ती है। सब ये देखकर शौक हो गए थे क्योंकि ये दोनों ने किसी का बैठना तक जरूरी नहीं समझा। एकांश मन में, क्या इस लड़की को कभी खाना खाने को नहीं मिला? ये क्या जंगली लोग भी ऐसे खाना नहीं खाते? सब खाने में बिजी हो जाते हैं। तभी सुप्रिया बोलती है, थैंक्स आप सभी का, हमें यहाँ कुछ दिन रहकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब हमें अपने अपने घर चलना चाहिए। ये सुनकर एकांश बोलता है, मिस सुप्रिया आप लोग यहाँ कुछ दिन और रुक जाए, अभी आप लोग का अकेले बाहर रहना सही नहीं है। माहिर, हाँ सुप्रिया जी, अभी आप लोग को यही रहना चाहिए। खाते खाते प्रिशा बोलती है, हाँ तुम्हारे माहिर जी सही कह रहे हैं, तुम लोग अभी फिलहाल कहीं नहीं जा रही। वैसे भी इस घर कोई लड़की में मेरे अलावा कोई नहीं है, मैं यहाँ अकेले कैसे रहूंगी? तुम लोग कुछ दिनों बाद चली जाना। क्यों भाई मैंने सही बोला ना?
सुप्रिया मन में, ये लड़की को खाते वक्त भी शांति नहीं है। तुम्हारे माहिर जी, ये क्या लगा रखा है इसने। सुप्रिया प्रिशा से बोलती है। तू अच्छे से खा न पहले। तू मत बोल कुछ भी वरना तेरा सारा खाना जया खा जाएगी। उसके बाद सब लोग की नजर अब वंश पर थी। वंश शांति से खा रहा था। सूची, प्रिशा लगता है हमें यहाँ रहना किसी को पसंद नहीं आएगा, इसीलिए हमें जाना चाहिए। वंश उसको घूर कर देखता है और सोचता है कि ऑफिस चलो तुम, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। बहुत ज्यादा ही तुम्हारी जबान चल रही है ना। वंश, जैसा मेरी प्रिंसेस चाहेगी वैसा ही होगा। ये कहकर खाने लगता है। फिर भी सूची बोलती है, नहीं यार, हमें अभी जाने दो, आएंगे न हम लोग तुझसे मिलने। एकांश, अब कोई कुछ नहीं कहेगा। ये मेरा ऑर्डर है कि अभी कोई कहीं नहीं जाएगा। सूची, ओके भाई। ये कहकर सब खाना खाने लगते हैं और उसके बाद सब ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। एकांश को किसी मीटिंग में जाना था तो वो वही के लिए आयुष के साथ निकल जाता है। और वंश को ऑफिस में एकांश जो मीटिंग करने को बोला था उसके लिए वो जल्द ही निकल जाता है। सूची वंश की सेक्रेटरी थी इसीलिए वो उसके साथ ही जाती है। प्रिशा, सुप्रिया और जया पहले एक ऑर्फेनेज में जाती है। कुछ देर वहां रुकने के बाद उन लोग भी ऑफिस के लिए निकल जाती है। कार में, वंश, मिस सूची जो मैंने आपको फाइल दिया था उसका काम हो गया, या फिर आपने अपना छुट्टी खूब एंजॉय किया। सूची गुस्से में, ये सर सारा काम हो गया, और सर छुट्टी होता है ही है एंजॉय करने के लिए, इसीलिए मैंने तो बहुत एंजॉय किया। वंश गुस्से में, ठीक है मिस सूची लीजिए ये फाइल्स, इसको शाम तक कंप्लीट कर दीजिए और आज का मेरा शेड्यूल बताइए। सूची मन में, इसकी तो मैं अपने आप को कहीं का नवाबजादा समझता है। केवल मैं प्रिशा के वजह से शांत हूं वरना कब का इसकी टांगे तोड़ घुटनों पर ला देती। अभी जानता नहीं ये मुझे, अभी ये कोई नहीं जानता को सूची पीटने में नंबर 1 है। वंश, मिस सूची, क्या आपने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा। सूची, सॉरी सर, ये कहकर पूरा आज का शेड्यूल बताने लगती है। ऑफिस में प्रिशा और सुप्रिया फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के अपने अपने केबिन में चली जाती है। जया अपने मगन में सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में जा रही थी कि तभी उधर से जल्दी जल्दी में आयुष जा रहा था। वो ऑफिस में कुछ फाइल्स लेने आया था। आयुष और जया गलती से एक दूसरे से टकरा जाते हैं जिससे आयुष जया के ऊपर गिर जाता है, जिससे आयुष का होठ जया के होठों को छू जाता है। जया तो जैसे बेचारी शौक में चली गई थी, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि अचानक हुआ क्या। आयुष जल्दी से उठ जाता है। जया को होश आता है कि क्या हुआ है। जया गुस्से में, ये तुमने क्या किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मेरा तुमने फर्स्ट किस चुरा लिया है, अब मैं तुम्हारा भी फर्स्ट किस छीन लूंगी। आयुष इससे पहले कुछ बोल पाता जया अपने अंगूठे पर खड़ा होकर उसे किस करने लगती है। आयुष मन में, ये लड़की कितनी बेवकूफ है, ये क्या कर रही है, सच में ये पागल है क्या। जया उसको छोड़कर अलग हट जाती है और हाफते हुए बोलती है, लो मैंने ले लिया बदला, अब हिसाब बराबर। उंगली दिखाकर बोलती है, अब से मुझसे टकराने की कोशिश की न तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, समझे। तुमने मेरा फर्स्ट किस चोरी किया और मैंने तुम्हारा। ये कहते हुए वो बहुत क्यूट लग रही थी। आयुष पहली बार उसे बड़ा ध्यान से देख रहा था। जया बिल्कुल छोटी रैबिट की तरह लग रही थी। जया, ओह माय गॉड, मेरा लिपस्टिक, अब मुझे फिर से लगाना पड़ेगा। वो अपने बैग से रेड लिपस्टिक निकालती है और लगाने लगती है। आयुष, क्या तुम जन्म ली थी तो तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारा चेकअप कराया था। जया, क्यों। आयुष, नहीं कुछ नहीं, मुझे लगता है कि तुम्हारा चेकअप नहीं कराया गया है। एक दिन मेरे साथ डॉक्टर के पास चलना, मैं फ्री में तुम्हारा चेक करा दूंगा। मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग का 2-3 स्क्रू ढीला है, इतना तो भला तुम्हारा मैं कर ही सकता हूँ। जया, अच्छा, तुम भला ही करना चाहते हो तो खुद का क्यों नहीं चेकअप करते। चिपड़े तो लगते लो, शायद तुम्हारा प्लास्टिक सर्जरी कराने से शकल ठीक हो जाए, तब तुम्हें लड़कियां भाव देना शुरू करेगी वरना जिंदगी भर तुम्हारा नसीब कुंवारा ही रहने का है। आयुष गुस्से में, तुम खुद तो छिपकली जैसी दिखती हो और मुझे कह रही हो। जया, अच्छे गलतफहमी में हो तुम, रहो रहो, मैं तो फ्री का सलाह दे रही थी तुम्हें, मैं भी न किसको बताने लगी। चलो सामने से हटो, मुझे मेकअप करना है, सारा मेकअप खराब कर दिया तुमने। आयुष, ये ऑफिस है न कि ब्यूटी पार्लर, तुम्हें मेकअप करना ही तो वॉशरूम में जाओ। और तुम्हें आज किसी ने कुछ काम नहीं दिया क्या, केवल यह घूमने आ जाती हो। मैं तुम्हारा शिकायत बॉस से करूंगा। जया, जाओ जाओ सीओ के चमचे, वैसे भी अभी तो तुम बड़ा जल्दी में थे, क्या तुम्हें लेट नहीं हो रहा, और मेरे सामने से हटो, मुझे बहुत कम है तुम्हारे ऐसा निकम्मी नहीं हूं। गुस्से में वहां से आयुष चला जाता है क्योंकि उसको लेट हो रहा था। सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। चारों लड़कियां लंच में प्रिशा के केबिन में मिलती है। प्रिशा, सूची तू आज बहुत थकी हुई सी लग रही है, तू ठीक तो है ना। सूची,
तेरा भाई जब तक है मुझे जीने नहीं देगा। समझ आई तुझे? छोड़ ये सब, पहले ये बता आगे का कुछ मालूम हुआ? सब लोग जया के तरफ देखने लगते हैं। जया है, वो लौट आया है। उसी ने हमारा किडनैप करवाया था। लेकिन टारगेट हम लोग नहीं, प्रिशा थी। और हाँ, वो एकांश वंश सर का भी बड़ा दुश्मन है। प्रिशा, मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से मेरे भाई को कोई प्रॉब्लम हो। इसीलिए अभी इस मैटर को रहने दो। और ये बताओ कि यश जिंदल वंश भाई का दुश्मन क्यों है? जया, हाँ, मुझे जहां तक इन्फॉर्मेशन मिली है वो और एकांश सर ने उसका काला धंधा को पकड़वाया था, इसीलिए काफी बड़े राइवल है दोनों। प्रिशा, सुप्रिया, तुम इसका ध्यान रखोगी कि किडनैपिंग का असली रीजन किसी तक नहीं पहुंचे। और ये एकांश कुछ और भी है जो हमें नहीं मालूम। जो जितना दिखने में पावरफुल है उससे ज्यादा उसके पास पावर है। जया, तुम पूरा डिटेल में जानकारी का पता लगाओ। सूची, प्रिशा, हमें अपने अड्डे पर कुछ दिनों में जाना होगा। कुछ प्रॉब्लम आ रही है जिसको तुम्हारे गए बिना सॉल्व नहीं हो सकती। प्रिशा, ओके। जया, अच्छा, तो मैंने तुम सबको इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन लाकर दिया, तारीफ तो किसी ने नहीं किया, कम से कम एक चॉकलेट तो दे ही सकती हो यार। सुप्रिया, अच्छा बाबा, वैसे भी ये तो तेरा बाएं हाथ का खेल है। लेकिन ले, मैं तेरे लिए एक चॉकलेट लाई हूं। इससे पहले जया ले पाती, प्रिशा छीन लेती है। प्रिशा, ये मेरा है, तू इसे दूसरा दे देना। जया, प्रिशु, ये ठीक नहीं है। ये मेरा है, तू दे मुझे। दोनों एक चॉकलेट के लिए लड़ने लगती है। ये सब सूची और सुप्रिया देखकर हंसने लगती है और सोचती है कि ये दोनों कभी नहीं सुधरेगी। प्रिशा, चल दोनों बांटकर खाते हैं, क्योंकि हमारी टीचर ने शेयरिंग सिखाया है ना। इसीलिए ये ले, तेरा 30% और बाकी मेरा। जया, थैंक्स इतना देने के लिए माते। तुझसे मैं कभी नहीं जीत सकती। और मुंह बनाकर खाने लगती है। कौन है प्रिशा और उनके दोस्त? क्या रिश्ता है यश जिंदल का प्रिशा के साथ? क्या एकांश को प्रिशा की सच्चाई मालूम हो पाएगी? सब में छिपे हैं गहरे राज, ये सब जानने के लिए पढ़ते रहिए। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 24, एकांश और यश का आमना सामना। चलिए अब चलते हैं अपने कहानी के अंदर। लंच बाद एकांश ऑफिस में मीटिंग करके आ जाता है। तभी आयुष अंदर आता है। आयुष, बॉस यश जिंदल आपसे मिलना चाहता है। एकांश, अच्छा, वो दिन आ गया। कब मिलना है उससे? आयुष, बॉस वो आज ही, वो अपने कंपनी में मिलना चाहता है। एकांश, मैं आज ही उससे मिलूंगा, लेकिन उसके कंपनी में नहीं, अपने कंपनी में। गॉट इट, उसको मुझसे मिलने की जल्दी है, न कि मुझे। आयुष, ओके बॉस। एकांश, और हाँ, मिस प्रिशा को मेरे केबिन में रिपोर्ट करने को बोलो। लीव। आयुष ये सुनकर प्रिशा के केबिन में चला जाता है। प्रिशा, भाई आप आइए, कोई काम था क्या? आयुष, तुम्हें एकांश भाई ने उनके ऑफिस में रिपोर्ट करने को बोला है। प्रिशा, ओके भाई। प्रिशा से कुछ देर बातें करके आयुष यश जिंदल की कंपनी में इन्फॉर्म कर देता है। जब यश सुनता है कि उसको एकांश ने मीटिंग के लिए अपने ही कंपनी में बुलाया है तो वो गुस्से से पागल सा हो जाता है। यश मन में, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा एकांश, मेरे रहते तुम बच नहीं सकते, मैं अपना बदला लेकर ही रहूंगा। वो अपने पा के साथ अदानी अंपार के लिए निकल जाता है। प्रिशा एकांश के केबिन के बाहर ही खड़ी थी, वो अंदर जाने से पहले कुछ सोच में थी। एकांश उसे कैमरे से देख रहा था। अचानक से एकांश बोलता है कि अंदर आ जाओ, बाहर रहने का ही इरादा है क्या? प्रिशा ये सुनकर इधर उधर देखने लगती है, कहीं उसके कान तो नहीं बजे रहे। तभी एकांश बोलता है कि तुमने सही सुना। प्रिशा ये सुनकर जल्दी से अंदर जाती है। प्रिशा मन में, खडूस कहीं का, कहीं सच में तो ये दूसरी दुनिया से नहीं आया। इसकी कितनी आंखें हैं, लोग सही कहते हैं, बिल्कुल डेविल है डेविल। एकांश सीरियस होकर, मिस प्रिशा, घूरना हो गया हो तो काम की बातें करे। मैं जानता हूं कि मैं काफी हैंडसम हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने काम पर ध्यान न दे। प्रिशा मुंह बनाते हुए, सॉरी सर, वो मैं आपको घूर नहीं रही थी, केवल मेरा ध्यान कहीं और था। और आप कितने हैंडसम है या नहीं, इससे मेरा क्या लेना देना। एकांश ये सुनकर अपने चेयर से उठ जाता है और प्रिशा के करीब जाने लगता है। प्रिशा जब देखती है कि एकांश उसके करीब आ रहा है तो वो पीछे हटने लगती है। प्रिशा, सर ये आप क्या कर रहे हैं? एकांश, क्यों, मैं तुम्हें सच में हैंडसम नहीं लगता? मैं वही बता रहा हूं कि मैं गुड लुकिंग हूं या नहीं। लड़कियां मुझ पर मरती है और तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। प्रिशा, उन सब लड़कियां में मैं नहीं आती हूं सर, और आप थोड़ा दूर रहकर बात कीजिए, क्या बार बार चिपकने लगते हैं। ये कहकर प्रिशा दूसरी ओर देखने लगती है। इससे पहले एकांश कुछ और बोलता डोर नॉक होता है। इससे एकांश को बहुत गुस्सा आता है। वो हटकर जाकर चेयर पर बैठ जाता है। तभी अंदर आयुष आता है। आयुष देखता है कि प्रिशा अभी भी यहाँ है। आयुष, बॉस मिस्टर जिंदल आ गए हैं, वो आपका मीटिंग रूम में इंतजार कर रहे हैं। एकांश खड़ूस आवाज में, ओके, और आप मिस प्रिशा, आप मेरे साथ मीटिंग रूम में चलिए।
क्योंकि जो फाइल्स आपने तैयार किया है आपको वहां एक्सप्लेन करना है। क्या आपसे ये हो पाएगा? प्रिशा मन में, ये मेरा जानबूझकर टेस्ट लेना चाहते हैं। इसकी तो मैं नानी याद दिला दूं। कंट्रोल प्रिशु बेटा कंट्रोल। प्रिशा एकांश से, ओके सर। आयुष ये सुनकर डर जाता है क्योंकि यश ऐसा बंदा था जो किसी के साथ भी बदतमीजी करता था और वो तो एकांश के कंपनी में आ रहा है। तब तो वो जानबूझकर ऐसा करेगा। वो अपनी बहन को बचाना चाहता था उस गंदे इंसान से। आयुष, बॉस इसको कोई एम्प्लॉय एक्सप्लेन कर देगा। मैं ये काम करवा देता हूँ। छोटी को कोई और भी कम है। एकांश गुस्से में, नो वे। केवल ये काम मिस प्रिशा ही करेगी। और मन में सोचने लगता है कि मैं भी तो देखूं मिस प्रिशा की आपको एक मित्तल कहलाने के लायक भी हो या नहीं। प्रिशा, इट्स ओके आयुष भाई, मैं हैंडल कर लूंगी, डोंट वरी। तीनों उठकर मीटिंग रूम के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही मीटिंग रूम में उन लोग पहुंचते हैं तो वो सब वहां का नजारा देख दंग रह जाते हैं। क्योंकि मैनेजर रोहन यश के पैरों में झुककर उसका जूता साफ कर रहा होता है। एकांश गुस्से में, यहाँ क्या हो रहा है? क्या मैं जान सकता हूँ? ये देखकर मैनेजर रोहन जल्दी से उठ जाता है और सर झुकाकर खड़ा हो जाता है। यश अपना हाथ मिलाने के लिए बढ़ाता है, लेकिन एकांश तो एकांश था। उसको बहुत ज्यादा ही गुस्सा आया हुआ था। वो यश को इग्नोर मारकर रोहन को देखता है और बोलता है कि क्या मुझे दोबारा पूछने की जरूरत है रोहन? रोहन, बॉस, सॉरी, वो। एकांश उसको गुस्से में घूर कर देखता है। जब आयुष देखता है कि रोहन थोड़ा सहमा हुआ है तो वो आराम से बोलता है, मैनेजर रोहन आप डरिए मत, बताइए ये क्या हुआ था? रोहन, बॉस मुझसे गलती से यश सर के जूते पर कॉफी गिर गया। वो मैंने जानबूझकर नहीं किया। सॉरी सर, मुझे जॉब से नहीं निकालिए प्लीज। सब समझ गए कि इसके पीछे यश ने ही कुछ किया होगा। एकांश, रोहन तुम यहाँ के एम्प्लॉय हो न कि किसी के नौकर। अंडरस्टूड, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई जॉब से बाहर नहीं निकाला जाएगा। रोहन, सॉरी सर, वो मैं डर गया था कि मेरी वजह से यश सर आपसे गुस्सा ना हो जाए। आयुष, तुम जा सकते हो, तुम्हें यहाँ किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये सब देखकर पीछे खड़े प्रिशा को बहुत अच्छा लगता है। वो सोचती है कि चलो कम से कम कुछ में तो ये सही है। यश, क्या मिस्टर अदानी के कंपनी में गेस्ट को ऐसे ट्रीट किया जाता है? मुझे लगा नहीं था मिस्टर अदानी की केवल आपकी कंपनी नाम की बड़ी है। एकांश, आपने सही बोला मिस्टर जिंदल, हमारे कंपनी में गेस्ट को ऐसे ट्रीट नहीं किया जाता। लेकिन ये तो हमारे कोई भी गेस्ट नहीं है। आप तो मेरे राइवल है जो मेरे पीठ पीछे मेरे ही लोगों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहकर वो राजा की तरह जाकर बैठ जाता है। यश को उसका ये एटीट्यूड देखकर बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वो कंट्रोल कर उसके सामने वाला चेयर पर बैठ जाता है। एकांश, मैंने आपको बैठने को नहीं बोला मिस्टर जिंदल, ये मेरा कंपनी है, आपका नहीं कि मेरे परमिशन के बिना आप यहाँ बैठ जाए। यश को बहुत ही इंसल्टिंग फील हुआ, लेकिन फिर भी वो अच्छा बनने का कोशिश में लगा हुआ था। एकांश, चलिए मिस्टर जिंदल, आप यह मेरे से एक डील करने आए हैं, लेकिन मैं ही आपको ऑफर करता हूँ। प्रिशा को आगे बुलाता है और कहता है, मिस प्रिशा इनको डील समझाओ। जब यश की नजर प्रिशा पर जाती है तो बस उसे देखते ही रह जाता है। ये आयुष से छिप नहीं पता। वो अपना मुट्ठी बांध लेता है। प्रिशा उसको डील पूरा कॉन्फिडेंट के साथ समझाना शुरू करती है। एकांश को तो जैसे विश्वास ही नहीं होता कि ये वही चुलबुली सी प्रिशा है। ये बिल्कुल वो प्रोफेशनल लग रही थी। उसको विश्वास हो जाता है कि ये एक मित्तल ही है। आयुष को अपनी बहन पर बड़ा प्राउड फील हो रहा था। प्रिशा के बोलने के बाद एकांश बोलता है, हाँ तो मिस्टर यश, आपको हमारी डील कैसी लगी? यश कुछ सोचते हुए, मिस्टर अदानी, आपने सोचा बहुत सही है, लेकिन इसमें मेरा कितना फायदा होगा? एकांश, दे विल स्माइल, 20% प्रॉफिट आपका। यश हंसते हुए, वाह मिस्टर अदानी, आपने क्या डील सोचा है? चलिए मैं एक ऑफर देता हूँ। और चेयर से खड़ा होकर एकांश के पास जाकर बोलता है, मैं इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट भी करूंगा और मुझे 1% का प्रॉफिट नहीं चाहिए। लेकिन आपकी ये एम्प्लॉय है न, वो मुझे चाहिए। एकांश जब ये सुनता है तो गुस्से में खड़ा हो जाता है। यश, क्या हुआ मिस्टर एकांश, आपको मेरी डील पसंद नहीं आई क्या? चलो इसमें आपका ही फायदा है। आपको तो इस लड़की से कोई मतलब नहीं होगा, और ये लड़की जितने पैसे के लिए ये जॉब कर रही है उतना इसको करना भी नहीं पड़ेगा। मैं इसको इतना पैसे दे दूंगा जिससे वो अपनी पूरी जिंदगी आराम से जी सकती है। ये सब केवल एकांश और आयुष से सुन पा रहे थे। प्रिशा थोड़ी दूर खड़ी थी, लेकिन प्रिशा को उन लोग का एक्सप्रेशन देखकर समझ आ रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। आयुष गुस्से में अपना मुट्ठी और जोर से बांध लेता है, जिससे उसके छोटे छोटे नाखून भी उसके हाथों में गाड़ जाता है और खून बहने लगते हैं। लेकिन वहां एकांश था, इसीलिए वो कुछ भी नहीं बोल सकता था। एकांश से अब रहा नहीं जाता और गुस्से में दो मुक्के उसके चेहरे पर मार देता है, जिससे यश के होठों के कोनों से खून बहने लगता है।
एकांश तो जैसे डेविल ही बन गया था। वो यश का कॉलर पकड़कर उसे गुस्से में मारने लगता है। एकांश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसको एक आंख उठाकर देखने की भी। ये देखकर आयुष और प्रिशा एकांश को छुड़ाते हैं। एकांश गुस्से में उसे छोड़ देता है क्योंकि उसको डर था कि कहीं प्रिशा को न लग जाए। यश, वाह मिस्टर अदानी, आप किसी लड़की के लिए इतना कंसर्न। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। और मिस्टर अदानी मैं अभी तो जा रहा हूं लेकिन जो मुझे चाहिए वो मैं लेकर ही रहूंगा। और जो आपकी चीज है उसे भी छीन लूंगा। ये सुनकर आयुष उसे धक्के मारकर बाहर करता है। आयुष, पहले तू खुद की हालत तो देख ले उसके बाद मेरे भाई और किसी और को देखना। वो गलती से ही ये नहीं बताया कि प्रिशा कौन है वरना यश इसका और फायदा उठाता। प्रिशा एकांश को पानी देती है। लेकिन एकांश तो जैसे गुस्से में उबल रहा था वो वहां से उठकर अपने ऑफिस में बिना कुछ बोले चला जाता है। आयुष उसके पीछे जाने की हिम्मत भी नहीं करता और जाकर प्रिशा को गले लगा लेता है। प्रिशा, क्या हुआ भाई? ये डेविल बॉस इतने गुस्से में क्यों है? आयुष, कुछ नहीं छोटी तुम जाओ। तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। एकांश अपने ऑफिस में जाकर पूरा सामान इधर से उधर फेंकने लगता है। एकांश गुस्से में, उसकी इतनी हिम्मत, मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? क्यों क्यों? वही प्रिशा के फोन पर एक कॉल आता है और प्रिशा बोलती है कि हाँ मैं आ रही हूँ। डोंट वरी। किसका था वो कॉल जो प्रिशा को आया था? प्रिशा कहाँ जाने वाली है? क्या कुछ करने वाला है यश प्रिशा के साथ? क्या होगा जब यश का डील वंश को मालूम होगा? अब क्या करेगा एकांश? अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 25, फ्लैशबैक गहरे राज। चलिए अब हम चलते हैं अपने कहानी के अंदर। एकांश के ऑफिस में पूरा सामान इधर से उधर पड़ा हुआ था। कोई ऐसे उसे देख लेता है डर से बेहोश हो जाता। उसे न जाने इतना गुस्सा क्यों आ रहा था, क्योंकि वो कितनी भी खराब सिचुएशन हो बहुत ढंग से काम लेता था। तभी रूम में वंश आ जाता है। वंश तो वहां का नजारा देखकर शौक में था। वंश देखता है कि एकांश के हाथों पर भी कट्स के निशान है। वंश दौड़कर उसके पास जाता है। वंश, एकांश ये क्या कर रहे हो तुम पागल हो गए हो क्या? एकांश, वंश तुम यहां से चले जाओ, वरना। वंश, क्या वरना? शांति से यहां सोफे पर बैठो। और क्या हो गया है तुझे ये बता पहले। एकांश थोड़ा शांत होकर सोफे पर बैठ जाता है। एकांश, कुछ नहीं, वो मेरा मूड सही नहीं था। वंश, अच्छा मैंने सुना है कि यश आया था तुझसे मिलने। क्या बोला उस इडियट ने? एकांश, कुछ नहीं, वही उसने पुराना रंग दिखाया है अपना। तुम सबकी सिक्योरिटी बढ़ा हो, कोई भी, मतलब कोई भी फैमिली का हो, उसके पीछे बॉडीगार्ड्स लगा दो। ये किसी को कानो कान खबर तक नहीं होनी चाहिए। वंश समझ जाता है कि ये बताने के मूड में नहीं है, इसीलिए वो उसको पूछकर और परेशान नहीं करना चाहता। वो सोचता है कि कुछ तो हुआ है। एकांश उसे इसीलिए नहीं बताता कि ये सुनकर उसका पारा काफी हाई हो जाएगा। वो किसके साथ क्या करवाएगा कोई ठीक नहीं है। सब शाम को ऑफिस से निकलने के बाद चारों दोस्त अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती है, क्योंकि उन लोग जानती थी कि उनके पीछे बॉडीगार्ड्स है। सबको अच्छे से चकमा देकर सब एक अड्डे पर मिलती है। आप अड्डा मतलब ये मत समझना कि कोई खंडर। वो एक सुंदर सा बंगलो था, वो एक सीक्रेट प्लेस पर था। इस बंगलो में पहुंचते ही एक सीक्रेट रूम का दरवाजा खुलता है। वो उसके अंदर चली जाती है। सब बैठे उसी का इंतजार कर रहे थे। एक बड़ा सा मीटिंग हॉल था जहां ये चारों के अलावा कुछ ही लोग थे जिसे प्रिशा ने बुलवाया था। प्रिशा, क्या हो गया है जो आप लोग से नहीं हो पा रहा? पहला आदमी, बॉस वो हमारे ऑर्फनेज की लड़कियों को उठवा लिया गया है। ये केवल हमारी ऑर्फनेज की बात नहीं है, शहर में ऐसी केसेज बढ़ती ही जा रही है। इसमें पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही। दूसरा आदमी, बॉस गर्ल्स ट्रैफिकिंग का केसेज है, और मेनली हमारे ऑर्फनेज स्कूल्स को टारगेट किया जा रहा है। कोई हा जो हमसे बदला निकालना चाहता है। ये सब में कोई बड़े आदमी का हाथ है और इसमें पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही। प्रिशा, पुलिस 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 ये क्या लगा रखा है? जब इन लोग कुछ करते ही तो मैं यहाँ क्यों होती फिर? एक केस तुम लोग से हैंडल नहीं हो रहा है। जया, तुमने इसके बारे में क्या पता लगाया? सब डर से बैठे हुए थे क्योंकि सब जानते थे कि प्रिशा जितनी क्यूट, फनी, इंटेलिजेंट है उतना ही अगर कोई लड़कियां की खतरे की बात आती है तो खतरनाक बन जाती है। सब अब जया की ओर देख रहे थे, क्योंकि जया एक माइंड ब्लोइंग हैकर थी। इसके आगे हैकिंग में कोई ठीक नहीं पता था, केवल प्रिशा और एक और को, जो आपको आगे पता चलेगा, छोड़कर। जया, हाँ प्रिशु ये बिल्कुल सच है। और जहां तक मैंने पता लगाया है उससे यही लग रहा है कि ये पूरी घटना जो पूरे शहर में हो रही है सब एक ही आदमी से कनेक्टेड है। मुझे शक है कि वो कहीं यश जिंदल तो नहीं है। प्रिशा, कंफर्म करो कि ये यश है या नहीं। अगर वो हुआ तो इस बार वो गया। पिछली बार तो इसके भाई को हमने मारा था, लेकिन इस बार। और अगर ये मालूम नहीं हो पा रहा है तो सुयश को बुलाओ, अभी के अभी। और हाँ तुम सुप्रिया, सबको निकालने का प्लान बनाओ। फ्लैशबैक।
प्रिशा के माँ के गुजर जाने के बाद प्रिशा बिल्कुल अकेली सी हो गई थी। उसके पास माइंड तो था लेकिन उसे करने के लिए समझ नहीं। उसके सौतेली माँ, बहन, डैड सब कभी उसे मारते, कभी 3-4 दिन में एक बार खाना देते। वो बस इसी उम्मीद में रहती कि खास आज उसके पापा का उसको थोड़ा सा प्यार मिल जाए। वो चाहती थी कि उसके पापा जितना पायल से प्यार करते थे उसका थोड़ा सा प्यार इसे भी कर ले। इसीलिए वो ये सब बहुत सहती थी। लेकिन एक दिन उसके डैड ने तो हद ही कर दी। उसे इतनी कम उम्र में किसी के हाथों बेच दिया गया। जब प्रिशा को पता चला तो वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। उसके पास उतनी भी पावर नहीं था उस समय। वो एक बार वो मना करना चाही तब उसे बहुत ज्यादा मारा गया। वो जैसे तैसे करके वहां से भाग गई। जब वो भाग रही थी तो उसने देखा कि एक लड़का और एक लड़की दोनों अपने ही मगन में हंसते खेलते जा रहे हैं। वो प्रिशा से थोड़े बड़े थे। सामने से गाड़ी आ रही थी कि प्रिशा ने दोनों को बचा लिया। वो और कोई नहीं सुप्रिया और सुप्रिया का भाई सुयश था। जब दोनों ने देखा कि एक बहुत कम उम्र की लड़की ने उसे बचाया है जिसकी हालत खुद इतना खराब है, उससे रहा नहीं गया। सुप्रिया प्रिशा के गले मिलते हुए, डियर थैंक यू सो मच। वैसे तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे पीछे कोई पड़ा है क्या? सुयश, सुप्रिया अभी इसे घर ले चलते हैं। लगता है ये किसी से बचकर भाग रही है। सुप्रिया, ओके भाई। दोनों उसे अपने घर ले जाते हैं। सुप्रिया प्रिशा को पानी देती है। प्रिशा इधर उधर देखते हुए, तुम लोग के घर में और कोई नहीं रहता क्या? सुयश शांत भाव से, हाँ हम लोग अनाथ है। केवल मेरा इस दुनिया में मेरी बहन ही है। सुयश ऐसा बंदा था जो देखने में काफी हैंडसम लेकिन उतना ही शांत और स्ट्रिक्ट स्वभाव का, जो केवल काम की बातें के अलावा कुछ नहीं बोलता। सुप्रिया को उससे डर लगता था इसीलिए वो ज्यादा नहीं बोलती थी। लेकिन वो अपने भाई से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि उसके मॉम डैड के जाने के बाद उसने ही उसको संभाला था। उसको कोई चीज की कमी उतनी छोटी उम्र से ही नहीं होने दिया। सुप्रिया, तुम ऐसे क्यों भाग रही थी, कुछ हुआ है क्या? प्रिशा, वो उन्हें देखकर अपनापन सा फील हुआ, क्योंकि जो इतनी सालों में उसके डैड ने इतने प्यार से बात नहीं किया वो कुछ देर में ही उन लोग दोनों भाई बहन ने कर लिया। प्रिशा उन लोग दोनों को पूरी बात बता देती है। सुयश और सुप्रिया को बहुत ज्यादा ही गुस्सा आता है। सुप्रिया गुस्से में, कैसे माँ बाप है वो दोनों? सुयश, चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे यहाँ रह सकती हो। हम लोग सब साथ में रहेंगे। प्रिशा, नहीं, मैं यहाँ रह नहीं सकती। मुझे जाना होगा। वो कितने भी बदमाश है लेकिन है तो मेरे डैड ही। मैं उन्हें मनाने की कोशिश करूंगी। सुप्रिया, तुम कितनी सीधी और प्यारी हो। तुम जैसे बंदी के साथ भी उन लोग वैसा कर सकते हैं। मुझे अभी तक विश्वास नहीं होता। उन लोग प्रिशा को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन प्रिशा तो थी ही जिद्दी। वो मानती नहीं है। सुयश, ठीक है तुम कल सुबह चली जाना, लेकिन हमेशा अब तुम हमारे कांटेक्ट में रहोगी और कल से तुम खुद के लिए डिफेंस सीखने जाओगी। सुप्रिया, हाँ भाई सही कह रहे हैं, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। प्रिशा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है और अगर ये डैड को मालूम हो गया तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। सुयश, उसकी चिंता तुम मत करो, पैसे मैं दे दूंगा और तुम्हारे डैड को मनाना कैसे है वो मैं देख लूंगा। प्रिशा दोनों को गले लग जाती है और थोड़ी इमोशनल हो जाती है। जब अगले दिन प्रिशा अपने घर लौटती है तो सबका रिएक्शन देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि सब ऐसे दिखा रहे थे कि कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसा इसीलिए था क्योंकि प्रिशा के डैड को मालूम हो गया था कि प्रिशा के नाम से इसकी पहली पत्नी 100 करोड़ का संपत्ति छोड़कर गई है। लेकिन ये प्रिशा को मालूम न था इसीलिए वो स्कूल जाने का परमिशन मांग लेती है, जिससे पायल को तो बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो कंट्रोल कर लेती है क्योंकि उसे अपने फादर से डर भी था। प्रिशा खुश होकर अगले दिन से स्कूल जाने लगती है। इस समय उसकी उम्र 14 की होगी। स्कूल से प्रिशा को लेने के बाद वो सुप्रिया और प्रिशा को मार्शल आर्ट्स स्कूल में ले जाता है। वहां उसकी दोस्ती सूची से होती है। सूची को इस स्कूल में कुंफू कराते में ब्लैक बेल्टेड थी। वो कब किसकी तोड़ थे कोई ठीक नहीं था। सूची को प्रिशा काफी पसंद आई थी। वो सब एक अच्छे दोस्त बन गए थे। साथ में उठना बैठना सब होता था। प्रिशा, यार सूची सुयश क्या करता है? सुप्रिया, भाई न टॉप क्लास के हैकर है। वो वर्ल्ड चैंपियनशिप को भी जीता था। उनके टक्कर की एक लड़की फ्यूचर में हो सकती है जिसका नाम जया राठौर है। सूची, अच्छा लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि जया मेरी दोस्त है तो? प्रिशा, क्या सच्ची? मैं भी ये सुयश और जया से ये सीखना चाहती हूँ। सुप्रिया, तुम ना हमें जया से मिलाना, ठीक ना? और हाँ प्रिशा भाई किसी को नहीं सिखाते, शायद तेरे को सिखा दे। प्रिशा, वो मुझे सिखा देगा, उसका टेंशन तुम मत ले। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। सभी लोग जया से भी मिल चुके थे। चारों में काफी गहरी दोस्ती हो जाती है। दोनों जया और प्रिशा को देखकर हैरान रहते थे कि दोनों की हरकतें बच्चों जैसी थी। लेकिन सुयश ज्यादा किसी से बात नहीं करता था। वो केवल प्रिशा की हर बात मानता। सब लोग ये देखकर हैरान रहते थे कि प्रिशा इतना जल्दी कैसे सब सीख जा रही है।
प्रिशा जब काम करके घर जाती तो वैसा ही बिहेव किया जाता था। उसके डैड घर पर नहीं रहते तो उसको वैसे ही मारा जाता। फिर भी वो कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसको अपने डैड से बहुत उम्मीदें थी। कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं। प्रिशा हर चीज में चैंपियन थी। उसने सारा चीज सीख लिया था। फिर भी वो ऐसा दिखाती कि उसे कुछ नहीं आता। उसे उसके डैड से डर था। वो एक हैप्पी फैमिली चाहती थी। जया, क्या यार प्रिशु, तूने तो हर चीज में कमाल कर दिया। तू कितनी टैलेंटेड है यार। मैं तो एक चीज अच्छे से सीख नहीं पाती, लेकिन तुमने, माय गॉड, तुम सच्ची वो वायरस बैक्टीरिया के फैमिली से ही है ना। फ्लैशबैक टू बी कंटिन्यूड। क्या होगा आगे, किस मोड़ पर आया होगा प्रिशा की जिंदगी में बदलाव। सबके जिंदगी में छिपे हैं गहरे राज, ये जानने के लिए पढ़ते रहिए। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 26, फ्लैशबैक गहरे राज 2। चलिए अब चलते हैं अपने कहानी के अंदर। फ्लैशबैक। सभी साथ में क्लासेज से सुनसान रोड से लेट रहे थे कि तभी उन लोगों की किसी की चीखने की आवाज सुनाई थी। प्रिशा, क्या तुम लोग को किसी का चीख सुनाई दिया? सुप्रिया, अरे नहीं बाबा, कोई नहीं है। किसी ने उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन प्रिशा तो प्रिशा थी। वो एक बार चेक करना चाहती थी। जब वो चेक करने जाती है तो जाते जाते उसको एक जंगल आ जाता है। जया, सुप्रिया, सूची तीनों खुद में ही बातें किए जा रही थी। तभी सूची पीछे मुड़कर देखती है कि कोई नहीं है। अनलॉक प्रिशा को खोजने लग जाती है। प्रिशा जैसे ही जंगल के अंदर जाती है वो देखती है कि 7-8 गुंडे 3-4 लड़कियों को पकड़कर रेप करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई किसी को मार रहा तो कोई कुछ और। प्रिशा गुस्से में अंदर जाकर सबके सामने खड़ी हो जाती है। सब गुंडे ये देखकर हंसने लगते हैं और कहते हैं, तुम काफी सुंदर हो, अब इनमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम खुद से आ जाए वरना। ये सुनकर प्रिशा वो सबको बहुत मार मारती है। खोजते खोजते बाकी तीनों लड़कियां भी जंगल में आ जाते हैं और उन लोग भी प्रिशा का साथ सबको धोने में देते हैं। सबको उन लोग कुछ मिनटों में ही गिरा देते हैं। जब प्रिशा पीछे मुड़ती है तो उन लोग लड़कियां काफी छोटी छोटी थी। किसी का डेड बॉडी बचा था तो कोई जीना नहीं चाहती थी। उसमें में एक लड़की बोलती है, मुझे नहीं जीना, मैंने तो पुलिस को भी कॉल सही समय पर लगाया था, कोई नहीं आया बचाने। अब आप लोग क्यों आए हो? जाओ यह से। ये कहकर वो मर जाती है। प्रिशा उन लोग में से 2 को बचा पाई थी और 2 को नहीं। तब से प्रिशा ने ठान लिया था कि मुझे लड़कियों के लिए कुछ करना है। लेकिन उसके लिए उसको पैसे की भी जरूरत थी। काफी लेट से पुलिस वहां पहुंचती है। इसीलिए प्रिशा को अब कानून के अंदर रहकर काम नहीं करना था। सूची सब समझ जाती है कि प्रिशा क्या सोच रही है, क्योंकि ये सब देखकर प्रिशा को गहरा सदमा लगा था। सूची, प्रिशा, मैं जानती हूँ कि तू क्या सोच रही है। अगर तू कहे तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। प्रिशा, कैसे? सूची, तू एक कंपनी क्यों नहीं खोल लेती, जिसे तू पैसा भी कमा पाएगी और लड़कियों की हेल्प भी कर पाएगी। प्रिशा को ये आइडिया सही लगा, लेकिन प्रिशा के पास इतने पैसे नहीं थे। सूची, मेरे डैड तुम्हारे कंपनी करें इन्वेस्ट करेंगे। जया, हाँ प्रिशु, मेरे डैड भी इन्वेस्ट करेंगे। उनका ज्यादा बड़ा कंपनी तो नहीं है, लेकिन उससे कम बन जाएगा। सुप्रिया, हाँ प्रिशु भाई भी करेंगे, वो इतना तो कमा ही लेते हैं कि इन्वेस्ट कर पाए। प्रिशा, नहीं यार, मैं इतना पैसा नहीं ले सकती, अगर मैं सक्सेस नहीं कर पाई तो कहां से दूंगी। सूची, मुझे विश्वास है कि तुम सक्सेस जरूर करोगी, तुम एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। वैसा कोई नहीं है, तुमने कितना जल्दी सब चीजें सीख ली, उतना जल्दी तो हम लोग कुछ सीखने का भी नहीं सोच सकते। प्रिशा ये सब सुनकर तीनों को हग करती है, काफी इमोशनल हो जाती है। अगले दिन से सब अपने अपने काम में लग गए थे। सुयश ने प्रिशा की बहुत हेल्प की। उसके बाद सुयश विदेश आगे का पढ़ाई के लिए चला गया। प्रिशा का मेहनत के कुछ सालों बाद ही कंपनी ने काफी तरक्की किया। वो इंडिया का टॉप 10 रैंकिंग में आ गया। उसका कंपनी का नाम सेवियर था। उस कंपनी के प्रेसिडेंट प्रिशा थी। उसने अपना कंपनी को काफी फैलाया। उसके पैसे से हर राज्य में ऑर्फेनेज स्कूल्स लड़कियों के लिए खुलवाए। उसके अंदर भी बहुत से कंपनियां आने लगी, जिसका सीईओ बाकी तीनों लड़कियां और सुयश को बना दिया गया। लेकिन उसके कंपनी में ये कोई नहीं जानता था कि इस कंपनी के सीईओ कौन है। किसी ने आज तक देखा नहीं था। प्रिशा और उसकी दोस्तों ने कितनी लड़कियां की जान बचाई होगी, लेकिन किसी ने आज तक देखा नहीं था कि उन लोग हैं कौन। इसीलिए सब उन्हें सेवियर गर्ल्स बुलाते थे। ये अंदर वर्ल्ड में भी नाम फेमस था। लेकिन कहते हैं न कि आप जितने बड़े बनोगे उतने ही आपके दुश्मन होंगे। वैसे ही एक लड़का जो किसी लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा था, तो जब इन लोग वहां गई तो वो लड़का प्रिशा के पीछे ही पड़ गया। उसने प्रिशा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता, इससे पहले ही उसको प्रिशा नरक पहुंचा चुकी थी। वो लड़का कोई और नहीं, यश का भाई था। यश ने जब ये बात सुनी तो वो जैसे बौखला सा गया। उसी समय इसका काला धंधा को एकांश ने पर्दाफाश कर दिया। इसी वजह से उसको फॉरेन जाना पड़ा। लेकिन हमेशा वो अपने भाई के कातिल को ढूंढता रहा। जब वो इंडिया लौटा तो उसको मालूम हुए कि सेवियर गर्ल्स पार्टी में जाने वाली है।
लेकिन उसने उसका चेहरा नहीं देखा था, केवल कुछ डिटेल रॉकी को बताया था, जिससे रॉकी ने जया और सुप्रिया को पकड़ लिया। प्रिशा अपने कंपनी को हैंडल घर बैठे ही करती थी, बाकी उसका काम उसकी पीए मिस श्वेता ही करती थी। प्रिशा और बाकियों को जॉब करने की इसीलिए जरूरत पड़ी क्योंकि उन लोग के पीछे काफी जासूस भेजा गया था। इसीलिए प्रिशा और उसके दोस्तों ने सोचा कि हमें अभी जॉब के लिए इंटरव्यू देने चाहिए। वो चाहती तो अपने मॉम डैड को चुटकियों में सबक सिखा सकती थी, लेकिन वो जानती थी कि उसके माँ ने इस घर में काफी राज छिपाए है, इसीलिए वो हमेशा शांत रही। वो जानती थी कि कई लोगों का नजर उस पर है, इसीलिए एक नॉर्मल लाइफ जी रही थी। किसी को ये नहीं पता को ये जितनी समझदार, मासूम, सच्चे और अच्छे दिल वाली लड़की अच्छे लोगों के लिए है, उतना ही खतरनाक बुरे लोगों के लिए भी है। फ्लैशबैक एंड। सुप्रिया, भाई हम लोग के बुलाने से नहीं आएंगे, वो केवल तुम्हारा बातों को ही सुनते हैं, तुम ही उन्हें बुला लो। प्रिशा, ओके, तुम सब अपना अपना प्लान रेडी रखो, और अब हम घर चलते हैं वरना भाई परेशान हो रहे होंगे और बेकार का शक हो जाएगा। सब साथ में घर के चले जाते हैं। वही एकांश के बंगलों के स्टडी रूम में एकांश को आज यश का बात बार बार दिमाग में चल रहा था। तभी माहिर अंदर आता है। माहिर, भाई क्या हो गया, आपको इतने परेशान लग रहे हो? एकांश रुडली, माहिर आयुष को इन्फॉर्म करो कि यश का कंपनी का जितना भी शेयर हो उसे खरीदने के लिए ये काम कल तक हो जाना चाहिए। समझ आई बात? माहिर, भाई लेकिन ये कैसे इतना जल्दी पॉसिबल है? एकांश, मुझे ना सुनने की आदत नहीं। माहिर, ओके भाई। भाई एक और प्रॉब्लम हो गई है। एकांश, हाँ बोलो। माहिर, भाई दादाजी और दादी जी के नाम पर जो चैरिटी फंड गर्ल्स ऑर्फेनेज में जाता था ना, उसमें से लड़कियां किडनैप हो रही है, जिसमें लगता है कि यश जिंदल का हाथ है। एकांश, वंश को इन्फॉर्म करो कि इसका पता लगाए और कल सुबह तक इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए। कल तक उन लोग निकल जानी चाहिए कैसे भी। लीव। माहिर बेचारा चला जाता है और कॉल करके आयुष को बता देता है कि एकांश ने क्या क्या बोला है। जब प्रिशा और उसके फ्रेंड्स घर पहुंचते हैं तो सब देखते हैं कि आयुष और वंश प्रिशा का वेट हॉल में कर रहे हैं। दोनों काफी टेंशन में लग रहे थे। प्रिशा चहकते हुए, क्या हुआ भाई, आप इतने टेंशन में क्यों हो? वंश जल्दी से जाकर उसके गले मिलता है। वंश, प्रिंसेस आप ठीक तो है ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं? प्रिशा, भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी बहन काफी ताकतवर है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आयुष, अरे मेरे से भी तो मिल ले छोटी, कब से तेरा वेट कर रहा था, सारा प्यार बड़े भाई को ही। प्रिशा, अरे नहीं भाई। जाकर आयुष के गले मिलती है। चलो मुझे बहुत ही भूख लगी है। तभी पीछे से उसके दादाजी आते हैं। दादाजी, क्या मेरी प्रिंसेस मुझे भूल गई? मैं कुछ दिनों के लिए चला क्या गया था, तुम तो मुझे भूल ही गई। प्रिशा, दादू आप कब आए? जाकर पैर छूकर उनके लग जाती है। पता है आपको दादू, आपको मैंने बहुत मिस किया। यहाँ कोई मेरे साथ नहीं खेलता, कोई अच्छा खाने को भी नहीं देता, और क्यूट सा फेस बना लेती है। सब ये देखकर मुस्कुराने लगते हैं। दादू, अरे मेरी बच्ची को किसी ने खाने से रोका न तो कहीं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। जया, दादू मैं जया, और जाकर पैर छूकर कहती है, मुझे तो प्रिशु ही नहीं खाने देती, क्या आप मेरे बदले इसे नहीं डांटेंगे? और वो आपका पोता सीईओ का चमचा है न, वो मुझसे दिन भर लड़ते रहता है, आप उसे क्यों नहीं डांटते? सब ये देखकर दंग थे कि कैसे ये सबका शिकायत पहली मुलाकात में ही दादू से करने लगी थी। आयुष मन में, कोई इतना कैसे बोल सकता है, ये लड़की भी ना, इसको तो मैं। सूची और सुप्रिया भी जाकर दादू के पैर छूती है। दादू, आज के बाद मेरी चारों बच्चिया को कोई परेशान नहीं करेगा, उन लोग जैसा चाहेंगी वैसा करेगी। जया, लेकिन दादू आप तो सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हो ना। प्रिशा, चुप कर जा तू, मेरे दादू की छीनने की कोशिश भी की ना तूने तो तेरी टांगे तोड़ देंगे आयुष भाई। क्यों भाई? इससे पहले आयुष कुछ बोल पाता जया बोलती है, अगर तुमने मेरी बात मानकर तुमने कुछ यहाँ नहीं बोला तो मैं तुम्हारा जिंदगी स्वर्ग बना दूंगी। आयुष, शट अप, तुम ढंग से मैगी तो बना नहीं पाती और चली मेरा जिंदगी को स्वर्ग बनाने। वंश, आप सबका हो गया हो तो खाना खा ले। सब खाना खाने चले जाते हैं। क्या होगा जब एकांश को प्रिशा का सच मालूम चलेगा? क्या बचा पाएगा प्रिशा को यश के जाल से? क्या माहिर और सुप्रिया अपना प्यार का इज्जत एक दूसरे से करेंगे? सभी के जिंदगी में छिपे हैं गहरे राज, ये जानने के लिए पढ़ते रहिए। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 27, पैनिशमेंट। चलिए अब चलते हैं अपने कहानी के अंदर। सब डाइनिंग टेबल पर शांति से बैठकर खाना खाने लगते हैं। अगले दिन सुबह एकांश के पास आयुष का कॉल आता है। आयुष, बॉस काम हो गया है, उसका हमने 50% शेयर खरीद लिया है, वो बौखला सा गया है, वो अब कुछ भी करेगा। एकांश डेविल स्माइल करते हुए, गुड, अब उसको समझ आएगा कि एकांश अदानी से टक्कर लेने का क्या परिणाम होता है।
सभी लोग तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऑफिस में प्रिशा अपना काम करने में बिजी थी। आज उसे बहुत काम था। वो काम करते हुए काफी सुंदर लग रही थी। तभी ऑफिस में हलचल सी हो जाती है। उसे बहुत तेज तेज आवाज सुनाई देने रही थी, जो कोई किसी को डांट रही था। वो कोई और नहीं, रोशनी प्रकाश थी। रोशनी, क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? मैं तुम लोग को यहाँ से फायर करा दूंगी। मुझे मैडम कहकर बुलाओ। मैं यहाँ की होने वाली लेडी बॉस हूँ। समझ आई तुम्हें मेरी बात? सभी लोग डर से अपना मुंडी हाँ में हिलाते हैं। वो वहां से एटीट्यूड देकर चली जाती है। सब उसको बस देखते ही रह जाते हैं। सब आपस में बात करने लगते हैं। क्या ऐसी एकांश सर की चॉइस हो सकती है? कितनी घमंडी औरत है। ये हमारी लेडी बॉस बन गई न तो हमें अच्छे से काम तक न करने देगी। ये सब प्रिशा वही खड़े सुन रही थी। वो अपने मन में सोचती है, क्या ये सच में डेविल की गर्लफ्रेंड है? अच्छा है, रखे मुझे क्या, जैसा खुद है वैसा ही गर्लफ्रेंड। रोशनी एकांश के केबिन में एंट्री लेती है बिना कोई परमिशन के। वो देखती है कि वहां एकांश के अलावा वंश, आयुष और माहिर बैठे हुए थे। जब वो लोग देखते हैं कि रोशनी आई है तो उनका मूड खराब हो जाता है। रोशनी वे लोग सबके साथ ही बड़ी हुई थी। वो अमीर घराने से आती थी, लेकिन काफी घमंडी प्राइस टैग लगाकर चलने वाली लड़की थी। उसने जब से एकांश को देखी थी तब से उसको उससे प्यार था। लेकिन एकांश उसको कभी भाव क्या नजर उठाकर भी नहीं देखता था। इसीलिए रोशनी ने अपना अच्छे बनने वाला नाटक से उसके दादाजी, दादी और डैड के नजर में अच्छी बन गई। उन लोग भी चाहते थे कि रोशनी इस घर की बहू बने, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो एकांश को फोर्स करे। रियांश, प्रियल और उसकी मां को भी रोशनी पसंद नहीं थी। आयुष, वंश और माहिर भी नहीं चाहते थे कि ये एकांश को वाइफ बने। एकांश गुस्से में, तुम्हें अंदर आने के लिए किसने कहा? गेट आउट, जाकर परमिशन लेकर आओ। रोशनी, कम ऑन स्वीट हार्ट, मैं तुम्हारे लिए ही आई हूँ। अब तो हमारी कुछ महीने में शादी भी होगी, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि हमें डेट पर जाना चाहिए। ये दादू ने कहा है। क्या तुम दादू को मना करोगे? ये सब देखकर वंश, आयुष और माहिर बाहर चले जाते हैं। आयुष को एकांश बोलता है, मिस प्रिशा को अंदर भेजो। वो जानते थे कि अब इसका क्या हाल होने वाला है। रोशनी, चलो न एकांश। एकांश गुस्से में, आई सेड गेट आउट राइट नाउ। बाहर से परमिशन लेकर आओ। ये देखकर रोशनी थोड़ी सहम जाती है। तभी प्रिशा अंदर आने के लिए पूछती है। जब एकांश प्रिशा का आवाज सुनता है तो थोड़ा शांत हो जाता है और उसको अंदर बुलाता है। ये सब रोशनी नोटिस कर लेती है। रोशनी तो थी ही बेशरम, वो वहां से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। प्रिशा जब अंदर आती है तो वहां रोशनी को खड़ी देखती है। वो रोशनी को इग्नोर कर देती है। एकांश, मिस प्रिशा ये लीजिए फाइल्स। ये शाम तक कंप्लीट चाहिए मुझे। इस फाइल का ध्यान रखें। ये फाइल इस कंपनी के लिए काफी जरूरी है। समझ आई आपको बात? प्रिशा, ओके सर। ये कहकर प्रिशा बाहर चली जाती है। एकांश उसे एकटक देखते ही रहता है। ये देखकर रोशनी से रहा नहीं जाता। वो मन में सोचती है, ये लड़की मेरे एकांश को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इसकी औकात क्या है मेरे सामने? एकांश जब देखता है कि रोशनी यही खड़ी है, वो गुस्से में बोलता है, अभी तक तुम गई नहीं, लगता है मुझे बॉडीगार्ड बुलाना पड़ेगा। ये सुनकर रोशनी केबिन से पैर पटकते हुए बाहर आ जाती है। वो प्रिशा को ढूंढने लगती है। वो मैनेजर से पूछकर प्रिशा के केबिन में चली जाती है। वो देखती है कि वहां एक और लड़की खड़ी होती है। वो बिना कुछ सोचे समझे बोलना शुरू कर देती है, रोशनी, वो लड़की तुम हो। तुमने अपनी औकात देखी है। तुम मेरे एकांश को मुझे छीनने को कोशिश कर रही हो। अभी तुम मुझे जानती नहीं हो। तुम ऐसे ही बाकी लड़कों को सेड्यूस करना का कोशिश करती हो। प्रिशा तो बस उसे देखे ही जा रही थी कि इसे अचानक क्या हो गया है। वही खड़े सूची बोलती है, ओ मैडम, आपने अपनी शकल देखी है? प्रिशा की आसपास भी नहीं हो। और हाँ, क्या बोला तुमने? प्रिशा सेड्यूस करती है किसी को? अरे ये इतनी सुंदर है ही को लोग खुद चले आते हैं। तुम तो इसके सामने कुछ भी नहीं हो। प्रिशा सूची को शांत कराती है और रोशनी को इग्नोर मार देती है। रोशनी, तुम दोनों को मैं छोड़ूंगी नहीं। समझ आई बात? ये सुनकर प्रिशा और सूची हंसने लगते हैं। रोशनी वहां से गुस्से में चली जाती है और एक कोने में जाकर किसी को बुलाकर कुछ पैसे दे देती है। रोशनी, ये काम हो जाना चाहिए, समझ आई बात? प्रिशा, अब तो तुम गई, और ये कहकर खुद में हंसने लगती है। सूची, यार प्रिशा, तू तो कुछ किसी को बोलती नहीं। कम से कम मुझे तो बोलने देती। उसकी तो मैं हड्डी पसली एक कर देती। प्रिशा, अरे जाने देना, हमें क्या लेना देना। सूची, छोड़ ये सब, हमें शाम को जाना है, न तो तू मुझे अपना वॉच दे दे। मेरे में कुछ खराबी आ गई है, मैंने सुप्रिया को चेक करने को से दिया है। प्रिशा, ले बाबा, इसमें भी कोई पूछने की बात है? ये सुप्रिया का कमाल है जो हमें इमरजेंसी सेफ्टी के लिए ये वॉच दे रखी है। ले रख ले तू।
मैं संभाल लूंगी। कुछ देर में प्रिशा बाहर जाती है। वो आदमी अंदर जाकर प्रिशा का फाइल चेंज कर देता है। प्रिशा वो फाइल पड़ी नहीं थी, इसीलिए वो उसी पर काम करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ आयुष सिक्योरिटी डिपार्टमेंट कोई काम से जाता है तो उसे जया दिखती है, जो सबसे बातें बना रही होती है। वो काम कम बातें ज्यादा बनाती थी। उसके वजह से ऑफिस का काम रुक जाता था। सब उससे बात बनाने में जो बिजी हो गए जाते थे। आयुष उसके पास जैसे ही जाता है सब लोग अपने काम में बिजी हो जाते हैं। आयुष एटीट्यूड से, क्या कर रही हो तुम? जया रुडेली टीपी। आयुष मतलब जया, अरे बाबा टाइम पास, इतना भी तुमने नहीं पता। ऐसे ही मैं तुम्हें सीईओ का चमचा नहीं कहती। आयुष तुम्हें इतना ही टाइम पास करने का शौक है तो पूरा स्पेलिंग टाइम पास का बोल देती। इतना शॉर्टकट मारने की क्या जरूरत थी? और हाँ, ये तुम्हारा घर नहीं है जो तुम यहाँ टाइम पास कर रही हो। ये ऑफिस है जहाँ तुम काम करने आती हो। मैं ये तुम्हें आखिरी बार याद दिला दे रहा हूँ। जया याद करने की जरूरत तुम्हें है, मुझे नहीं। मैं कुछ भी करूँ उससे तुम्हें क्या? क्या तुम मेरे बॉस हो नहीं ना? और खुद से ही बोलती है अगर तुम मेरे बॉस होते तो मैं यहाँ तुम्हें दर्शन भी नहीं देती। क्या तुम्हें मैं इतनी सुंदर दिखती हूँ जो बार बार आ जाते हो? आयुष क्या सरकास्टिक हंसते हुए बोलता है, शकल देखी है तुमने? जया हाँ, इतने भी बुरे नहीं दिखते तुम। मैं समझ सकती हूँ कि तुम मेरे जितने सुंदर तो नहीं हो, इसीलिए तुम्हें जलन होती है। और ये कहकर आयुष के कंधे पर हाथ रखती है, कोई बात नहीं, होता है होता है। जिंदगी में उतर चढ़ाव आते हैं। आयुष को उस पर बहुत गुस्सा आता है, वो वहां से गुस्से में चला जाता है। वही प्रिशा एकांश के ऑफिस में एंटर करती है। एकांश मिस प्रिशा, काम हो गया इतना जल्दी? प्रिशा ये सर, ये कहकर एकांश को फाइल थामा देती है। प्रिशा खुश थी कि आज तो उसकी तारीफ पक्की है। जब एकांश ने वो फाइल्स को देखा वो आग बबूला हो गया। एकांश ये क्या बेहुदा मजाक है मिस प्रिशा? आपको पता भी है कि आपको इसकी क्या सजा मिल सकती है? ये सुनकर प्रिशा चौंक जाती है। प्रिशा क्या हुआ सर? एकांश क्या हुआ? ये क्या बकवास है? आप मुझे ये कौन सी दूसरी फाइल्स थामा रही है? मैंने आपको जो फाइल्स दी है वो दीजिए। ये सुनकर प्रिशा के तो होश ही उड़ गए थे। प्रिशा सर, आपने तो मुझे यही फाइल्स दिया था। एकांश गुस्से में खड़ा होकर दांत पिसकर बोलता है, मिस प्रिशा तुम्हारे मजाक करने की जगह नहीं है। मुझे लगता है तुमने मुझे अंडरस्टिमेट कर दी। तुमको पता भी वो फाइल कितनी इंपोर्टेंट थी, उसमें के डॉक्यूमेंट्स कितने इंपोर्टेंट थे। मैंने विश्वास करके तुम पर गलती कर दी, लेकिन एकांश अपना गलती बार बार नहीं दोहराता। ये मत समझो तुम वंश की बहन हो तो तुम जो चाहोगी यहाँ करोगी। यहाँ पत्ते भी मेरी मर्जी से हिलते हैं। प्रिशा गुस्से में, आपने मुझे यही फाइल दी थी और मैंने अच्छे से कंप्लीट भी किया। आप मुझसे बदला लेना चाहते हैं इसीलिए ये सब बोल रहे हैं, हाँ ना? आज तक किसी ने एकांश को दोबारा सवाल और जवाब देने की हिम्मत नहीं की थी, इसीलिए एकांश और बौखला जाता है। एकांश अभी भी तुम झूठ बोल रही हो। अब तुम्हें मैं बताऊंगा कि द एकांश झूठ और धोखा से कितनी नफरत करता है। ये कहकर उसका हाथ पकड़कर बाहर ले जाता है और अपना प्राइवेट लिफ्ट के अंदर चला जाता है। उस फ्लोर पर एकांश के केबिन के अलावा कोई केबिन नहीं होता, इसीलिए ऐसा किसी ने नहीं देखा था कि वहां अभी अभी हुए क्या। प्रिशा अपना हाथ छुड़ाते हुए, सर छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। आपको पता भी है आप क्या कर रहे हैं? मैं भी अपना सफाई बार बार नहीं देती किसी को। मैं आखिरी बार बता रही हूँ आपसे कि मैंने वो फाइल कहीं नहीं छोड़ा। एकांश असली दर्द तो अब तुम्हें मालूम चलेगा। प्रिशा को लिफ्ट से निकालकर एक कमरे में जाकर बंद कर देता है और वो वहां से चला जाता है। वो कमरा में पूरा अंधेरा छाया हुआ था। वो एकांश के द्वारा डिजाइन किया गया था। उसमें सांसें लेने लिए थोड़ी सी होल छोड़ी हुई थी। प्रिशा तो बचपन से ही बंद कमरे में सांस नहीं आती थी। वो बार बार दरवाजा पिटती है लेकिन कोई सुनता ही नहीं। उसको शाम को एक मिशन पर भी जाना था। उसे अच्छे से सांस नहीं आ रही थी। वो अपना तेज दिमाग लगाना शुरू कर देती है, लेकिन वो एकांश ने बनाया था तो किसी का दिमाग उसके सामने कहाँ टिक पाया है। क्या होगा प्रिशा का? क्या प्रिशा उस मिशन पर जा पाएगी? कैसे निकलेगी प्रिशा इस नए जाल से? किसने उसका फाइल चेंज कर दिया? क्या प्रिशा बदला लेगी? क्या उसके दोस्तों को ये मालूम चल पाएगा कि प्रिशा है कहाँ? अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 28। प्रिशा इज इन डार्क रूम। चलिए अब चलते हैं अपने कहानी के अंदर। वही अंधेरे कमरे में प्रिशा को घुटन महसूस हो रही थी। प्रिशा खुद से ही बोले जा रहे थी, खड़ूस बदतमीज इंसान, खुद को क्या समझता है? उसका तो मैं ऐसा हाल करूंगी कि चल रहने दे प्रिशा बेटा, उनको इग्नोर कर, पहले यहां से निकलने का रास्ता ढूंढ। ये कहकर रास्ता खोजने लगती है। वही एकांश के ऑफिस में वंश, एकांश उन्हें शिप से ले जाया जा रहा है। कुछ देर में पोर्ट से शिप निकल जाएगी। काफी लड़कियां हैं उसमें, हमें संभलकर उन्हें निकालना होगा। सबकी जान खतरे में है। एकांश तो कहीं और खोया हुआ सा था।
ये वंश बहुत देर से नोटिस कर रहा था। आयुष, भाई हमें चलना चाहिए। करीब उस शिप में 100 से भी ऊपर लड़कियां हैं। हमें क्या करना चाहिए? एकांश, चलो अब जो मैं कहता हूँ वो करते जाओ। माहिर, भाई आपको जाने का कोई जरूरत नहीं है संभाल लेंगे। एकांश, नहीं आज मैं इसे हैंडल करूंगा। क्योंकि उसको बहुत गुस्सा आया हुआ था तो वो अपना गुस्सा कहीं तो निकालना चाहता था। वंश, माहिर और आयुष काफी शौक में थे। क्योंकि ऐसा केसेज में एकांश तो कभी नहीं जाता था। उसके आदमी ही काफी थे। आज तो उन सब की शामत आने वाली थी। एकांश, चलो अब टाइम नहीं है हमारे पास। वंश, एकांश तुम ठीक तो हो ना? एकांश, हाँ सब ठीक है, तुम चिंता मत करो, सब वहां से चले जाते हैं। सुप्रिया के केबिन में सूची, अरे यार प्रिशा कहीं मिल नहीं रही है। कहाँ चली गई बिन इन्फॉर्म किए? मुझे टेंशन हो रही है। जया, अरे डोंट वेरी वो प्रिशा है प्रिशा, सब ठीक होगा। सुप्रिया, कहीं वो अपने अड्डे पर तो नहीं गई है? वो बिन बताए कहीं भी चली जाती है जब उसे अकेले रहना होता है। उसको समझ पाना नामुमकिन सा हो गया है। सूची, चल कोई नहीं, उसको अभी डिस्टर्ब करना सही नहीं होगा। हमें अब चलना चाहिए। उसके बिना ही आज हमें उन लड़कियों को बचाना होगा। मैं उसको मैसेज करके बता देती हूँ। जया, ओके चलो हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। सभी वहां से निकल जाती है। वही प्रिशा को इस रूम में अच्छे से सांस नहीं आ रही थी। प्रिशा, प्रिशा बेटा यहाँ से तुझे निकलना ही होगा। एक बार तू निकल जाए उसके बाद उस सीईओ को देख लूंगी। मालूम न इस रूम को कैसे बनाया गया है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। सूची, सुप्रिया और जया भी ये से अब तक निकल गई होंगी। मेरे पास अभी फोन भी नहीं है और न ही वॉच। क्या करूं मैं? ये सीईओ जो दिखता है वो है नहीं। ये इतना अजीब रूम कैसे बना सकता है जिससे मैं न निकल पा रही? उसे बहुत घुटन सी होती है। शाम हो जाता है। अब तो ऑफिस भी बंद हो चुकी थी। एकांश को तो अब याद भी नहीं था कि प्रिशा को उसने बंद कर रखा है। वही तीनों लड़कियां अपने जगह पर पहुंच जाती है। सुप्रिया, हमें उस शिप के अंदर जाना होगा। उसमें बहुत लोग हैं। हमें उनके सीक्रेट रूम से अंदर जाना होगा। जया, या राइट, हमें उन्हें जल्द ही निकालना होगा। मैंने मालूम किया है कि ये शिप कुछ देर में यहां से निकलने वाला है। सूची, चलो अंदर चलते हैं। इट्स टाइम टू शो सम एक्शन। सुप्रिया, सब अपना अपना मास्क लगा लो। और क्या प्रिशा से कांटेक्ट हुआ है किसी का? सूची, अभी फिलहाल तो नहीं, लेकिन अभी पहले बचा लेते हैं उसके बाद बात करेंगे। जया, क्यूट सा फेस बनाकर, क्या मुझे भी जाना जरूरी है? सूची, अब तुमने कुछ बोला न तो सबसे पहले तुझे ही पीटूंगी। अब चलो भी। सब शिप के अंदर जैसे तैसे चले जाते हैं। एक सीक्रेट रूम के अंदर जाते हैं जहां उनका मेन लीडर बैठा था। वहां से वो सबको इंस्ट्रक्शन देता था वो। जया, देखा, जया द ग्रेट का इंफॉर्मेशन कभी गलत नहीं होता है। अरे ये तो मेरी बाई हाथ का खेल था। सुप्रिया, अब अपना तारीफ हो गया हो तो जो काम के लिए आए थे वो करे। तीनों वहां के गुंडों को पढ़कर खूब मारती है। सूची उसके मेन लीडर पर गन तान देती है। वहां सब लोग शौक में थे। सब अपना अपना गन नीचे करते हैं। मेन गुंडा डर से, ये तो सेवियर गर्ल्स है। इन लोग यहाँ कैसे? वो इसीलिए पहचान गया क्योंकि उनके ड्रेस पर बैचेस लगा था। यही एकांश और उनके सारे आदमी शिप के अंदर डायरेक्ट अंदर आ जाते हैं। उसके इतने आदमी थे कि वहां के गुंडे काम पर रहे थे। वो शांति से जाकर अपने हाथ में गन लिए बीच में जाकर बैठ जाता है। उसके आदमी सारे गुंडों को डायरेक्ट शूट कर रहे थे। सारे गुंडे ये देखकर डर से कांप रहे थे। आज एकांश सच में भयानक लग रहा था। वो वहां बैठकर जैसे तमाशा देख रहा था। वंश एक आदमी को पकड़कर बार बार पूछ रहा था कि तुम्हारा लीडर कहाँ है? तुम्हें ये सब किसके कहने पर किया? ये सब एकांश बहुत देर से देख रहा था। वो चेहरे पर भयानक एक्सप्रेशन लिए इस गुंडे को पीछे से शूट कर देता है। वंश भी शॉक था कि अभी उसने इससे कुछ पता भी नहीं किया और वो इसे मार डाला। वहां सब लोग मरे गए थे। एकांश वहां से उठता है और माहिर और आयुष को ऑर्डर देता है। एकांश, आयुष और माहिर तुम जाओ और लड़कियों को अच्छे से बाहर निकलवाओ। उन्हें घर पर सेफली पहुंचा दो। उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। गॉट इट। माहिर और आयुष एक साथ बोलते हैं, ओके भाई। लेकिन इसका हेड का क्या भाई? एकांश, वो मैं और वंश देख लेंगे। वहां सभी लड़कियां उन्हें देखकर काफी डरी हुई थी। एकांश तो इतना भयानक लग ही रहा था जिसे लोग देखकर ही कांप जाए। लेकिन जब उन्होंने ये सुना कि उन लोग यहां से निकलने वाले हैं तब उन लोग को थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। वही जया वहां का लैपटॉप देखते हुए बोलती है, लगता है डेविल किंग के आदमी यहां आ गए हैं। हमें चलना चाहिए। अगर किसी को मालूम हो गया कि हम लोग कौन है तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। सूची, ये डेविल किंग कौन है? अच्छे से देखो, आज तक उसे किसी ने नहीं देखा। जया, उसका चेहरा नहीं दिख पा रहा है। सुप्रिया, अभी ये सब बातें करने का टाइम नहीं है।
हमें यहाँ से इसे लेकर जाना होगा। हम इसको यहाँ नहीं छोड़ सकते। इससे हमें आगे का प्लान का पता चल सकता है। चलो भी अब। जया, हाँ हमें निकलना चाहिए। मैंने देखा उन लोगों ने बाकी लड़कियों का पता लगा लिया है। सूची, हाँ हम जिधर से आए हैं उधर से ही निकलते हैं। और जया तुम यहाँ का सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दो। और यहाँ एक भी प्रूफ नहीं बचना चाहिए। सुप्रिया, ये फुटेज साथ में ले लो। हमें पता लगाना होगा कि ये डेविल किंग और उसके आदमी है कौन, जो हमसे भी पहले यहाँ पहुंच गए हैं। सब प्रूफ मिटाकर वहां से उन लोग जल्दी जल्दी उस लीडर को लेकर निकल जाते हैं। जब एकांश रूम और वंश उस रूम में आता है तो देखकर दंग रह जाता है। ये के सारे लोग मरे गए थे। एकांश, वंश चेक करो कोई जिंदा बचा है या नहीं। ये सारा चीज छान मारो कौन है वे लोग जो हमसे पहले इस रूम में आए थे। वंश सारे चीज चेक कर लेता है, उसे कुछ नहीं मिलता। वंश, भाई कुछ नहीं मिला। सारा फुटेज डिलीट है। कोई बहुत चालाकी से यहाँ का काम किया है। वंश और एकांश देखता है कि एक गुंडा थोड़ा बहुत हिल रहा है। वो उठने की कोशिश कर रहा था। वंश वहां जाकर उसका कॉलर पकड़कर बोलता है, कौन थे वो लोग, तुम्हारा लीडर कहाँ है। गुंडा डर से कपते हुए, वो उन लोग उसे ले गए अपने साथ। वंश गुस्से में, कौन लोग। गुंडा, सेवियर गर्ल्स। वंश, गर्ल्स, गुंडा, हाँ बॉस वही लोग थी, बहुत खतरनाक थी। वंश गुस्से में उसे गोली मार देता है। एकांश, पता लगाओ वंश की उन लोग कौन थी। तभी एकांश की नजर एक वॉच पर जाती है। वो वॉच जाकर वहां से उठाता है। एकांश, डेविल स्माइल करते हुए खुद से, मुझसे छिपने का ट्राई करोगी गर्ल्स। लेकिन उसे वो वॉच जाना पहचाना लग रहा था। उसे लग रहा था कि कहीं तो उसने ये वॉच देखा है, लेकिन उसे याद नहीं आता है, इसीलिए वो अपने पॉकेट में वो वॉच रख लेता है। वहां से सब निकल जाते हैं। सभी घर पहुंचते हैं। सुप्रिया, सूची ले तेरा ये वॉच, मैंने इसे और अच्छे से बनाया है। जब सूची का नजर अपने हाथों पर जाती है तो वो शॉक्ड हो जाती है। जया, क्या हुआ तू शॉक्ड क्यों हो गई, तुझे नहीं लेना क्या। सूची हैरानी से, अरे ऐसा नहीं है, वो मैंने प्रिशा का वॉच पहना था, वो मिल नहीं रहा है, लगता है वही छूट गया। अगर वो किसी के हाथों में आ गए न तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सुप्रिया और जया दोनों दंग थी। जया, लेकिन प्रिशा है कहाँ, क्या वो अभी तक वहां से नहीं आई। सूची, उसने मैसेज का भी जवाब नहीं दिया, मुझे अब टेंशन हो रही है। जया किसी के पास कॉल करती है और पूछती है कि क्या प्रिशा वहां आई है। उधर से जवाब सुनकर वो दंग रह जाती है। सूची, क्या हुआ। जया, वो वहां नहीं है। सब टेंशन में आ जाते हैं। उन लोग घर में ढूंढने लगते हैं। पूरा घर छानने पर भी उसे वो नहीं मिलती। तभी उन्हें वंश, आयुष, माहिर और एकांश नजर आते हैं। उन लोग वहां से डायरेक्ट वंश के घर ही आ जाते हैं। वे तीनों दौड़कर उन लोग के पास जाती है। आयुष, क्या हुआ, आप लोग टेंशन में हो। सूची, प्रिशा, वंश टेंशन में, अब बोलोगी भी कि क्या हुआ। सूची, प्रिशा मिल नहीं रही है, मालूम न कहाँ चली गई, मैंने पूरा घर में देखा वो कहीं नहीं है। वंश गुस्से में, ये क्या बकवास कर रही तो तुम, मेरी प्रिंसेस को कुछ भी हुआ न तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम कहाँ थी। एकांश को याद आता है कि प्रिशा को उसने तो ऑफिस में लॉक कर दिया था। जया, वैसे प्रिशा को केवल एक चीज का ही प्रॉब्लम है, उसे बंद रूम में अच्छे से सांस नहीं आती। ये सुनकर तो एकांश दंग रह जाता है। सब टेंशन में इधर से उधर ढूंढने लगते हैं। वंश तो वहां ऐसे ही बैठ जाता है, उसे तो जैसे होश ही नहीं था। एकांश वहां से बिन किसी को बताए ऑफिस के लिए निकल जाता है। क्या बचा पाएगा एकांश प्रिशा को। जब ये वंश को मालूम होगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा। क्या एकांश को सेवियर गर्ल्स के बारे में मालूम चलेगा। सभी के लाइफ में छिपे हैं गहरे राज, ये जानने के लिए पढ़ते रहिए। चलिए अब चलते हैं अपने कहानी के अंदर। मित्तल हाउस में सब परेशान थे। आयुष अपने आदमियों को प्रिशा को खोजने में लगा देता है। वंश को तो जैसे होश ही नहीं था। जया, सुप्रिया, सूची और माहिर सब टेंशन में थे। सब अपने कॉल पर बिजी थे। सब कॉल कर कर के पता लगाने की कोशिश में थे। कुछ देर बाद किसी को कुछ मालूम नहीं चलता। आयुष सबसे पूछता है कि कुछ पता चला, लेकिन सबने एक ही जवाब दिया कि नहीं। ये सुनकर तो वंश टूट सा गया। वो नीचे बैठ गया, उसके आंखों में आंसू था। ये सूची से देखा नहीं जाता। वो उसके पास जाकर बैठती है। उसको तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब उसने ये देखा कि इतना कठोर पत्थर जैसा दिल भी किसी के लिए रो रहा है तो उससे रहा न गया। सूची, सर आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, वो मिल जाएगी हमें। वंश, मैं बिल्कुल भी अच्छा भाई नहीं हूँ, मैं उसे बचा क्या खोज तक नहीं पा रहा। कैसा भाई हूँ मैं, कैसी होगी मेरी प्रिंसेस, खाना भी खाया होगा या नहीं। सूची, सर आप उसके अच्छे भाई है, आपको तो अभी स्ट्रांग बनकर अपनी बहन को खोजना है।
भगवान पर भरोसा रखिए। वंश, अच्छा तुम्हें भगवान पर भरोसा है ना? तो भगवान को बोलो न मेरी प्रिंसेस को वापस ला दे। तुम जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं सुनना अब। ये कहकर वो अपने रूम में चला जाता है। वो अब एकांश को कॉल लगाने लगता है। एकांश तो कॉल उठा ही नहीं रहा था। सूची उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करती है। सूची मन में, प्रिशा कहाँ हो यार, अब आ भी जाओ, सब बहुत परेशान है। सुप्रिया बहुत रो रही थी तो उसको माहिर संभाल रहा था। सुप्रिया से रहा नहीं जाता, वो माहिर के गले लगकर रोने लगती है। सुप्रिया, माहिर जी, प्रिशु कहाँ है? वो बहुत स्ट्रांग है, उसे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी वो हमें क्यों नहीं मिल रही है? माहिर उसको कंसोल करते हुए बोलता है, आप चिंता मत कीजिए, आप अभी एकांश और वंश भाई के पावर को नहीं जानते, वो जल्द ही मिल जाएगी। आयुष वहां अकेले बैठकर उदास था, जैसे उसका कुछ चोरी हो गया है। तो जया उसके पास जाती है। जया, सीईओ के चमचे, क्या हो गया तुम्हें? तुम तो इतने शांत नहीं रहते। तुम मेरी प्रिशु का चिंता कर रहे हो। वो न बहुत बहादुर है, मुझे विश्वास है उसे कुछ नहीं होगा। तुम तो ऐसे ही मुझसे ज्यादा सुंदर नहीं दिखते। अब तो मुझे लगता है कि तुम मेरे आसपास भी नहीं रहोगे। अच्छा है, रहो ऐसे ही। आज मैं तुम्हें अपना सुंदरता का राज बता सकती हूँ, लेकिन तुम केवल नजर मत लगाना। आयुष उसको घूर कर देखता है जैसे कोई पागल को देख रहा है। कोई ऐसा सिचुएशन में ऐसे कैसे बोल सकता है? वो सोचता है कि पिछली बार तो ये बहुत रो रही थी, तो इस बार इसे क्या हो गया? जया का तो अंदर से फटी पड़ी थी। वो भगवान से बार बार प्रे कर रही थी कि प्रिशा जहां भी हो ठीक हो। अंदर से उसे बहुत रोना आ रहा था, लेकिन कहते हैं न कि ऐसे में किसी को मैच्योरिटी दिखाना पड़ता है। इसीलिए वो आयुष को शांत कराने की कोशिश कर रही थी। जया, ऐसे क्या घूर रहे हो? अब पूछोगे नहीं क्या कि मैं इतनी सुंदर कैसे दिखती हूँ? आयुष, गलती से मेकअप की दुकान। ये सुनकर जया को तो गुस्सा बहुत आता है, इसीलिए वो जाकर सोफे पर बैठ जाती है और प्रिशा को खोजने का उपाय सोचने लगती है। वो जानती थी कि अगर प्रिशा चाह गई कि उसे अभी कोई न खोज तो कोई चाहकर भी नहीं खोज सकता। लेकिन अचानक ऐसा होने पर उसको काफी टेंशन हो रही थी। वही एकांश काफी तेज कार चलाकर ऑफिस पहुंचता है। वो अंदर अंदर काफी डरा हुआ था। एकांश दौड़कर ऑफिस के अंदर चला जाता है। गार्ड्स भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। उन लोग डर गए थे कि क्या उनसे कोई गलती हो गई को एकांश इतनी रात को वहां आया है। एकांश उस रूम के बाहर जाता है। गार्ड्स को गेट खोलने को बोलता है। गार्ड्स की हिम्मत नहीं थी कि कुछ पूछ दे, इसीलिए उन लोग जल्दी से गेट खोल देते हैं। एकांश उन्हें जाने को बोल देता है। जब एकांश रूम के अंदर जाता है तो पहले तो वो रूम को देखकर चौंक जाता है। उस रूम में से प्रिशा ने निकलने का बहुत ट्राई किया था, इसीलिए एकांश का बहुत सा सेफ्टी फीचर्स जो केवल एकांश के इशारे पर चलते थे वो सब टूट चुके थे। जब एकांश प्रिशा को देखने की कोशिश करता है तो वो एक कोने में पड़ी बेहोश मिलती है। वो दौड़कर वहां इसके पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करने लगता है। एकांश, प्रिशा उठो, देखो मैं तुम्हें निकलने आया हूँ। सब तुम्हें खोज रहे हैं घर पर, अब उठ भी जाओ। लेकिन प्रिशा तो उठ नहीं रही थी। एकांश उसको अच्छे से चेक करता है तो उसकी सांसें बहुत धीमे चल रही थी। वो बिन कुछ सोचे समझे उसे उसके हाथ पर अपने होठों को रख देता है। उसे सांस देने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर भी नहीं उठती। इसीलिए वो उसको बाहों में उठाकर वहां से घर के लिए निकल जाता है। वहां से एकांश का बंगलो नजदीक था, इसीलिए वो अपने बंगलो में उसे लेकर जाने लगता है। घर में बैठकर वो माहिर को इन्फॉर्म कर देता है कि तुम मेरे घर पर आ जाओ और वंश को बता दो कि प्रिशा मिल चुकी है। कार चलाते समय बार बार एकांश की नजर प्रिशा पर ही जा रही थी। आज वो पहली बार किसी लड़की के लिए परेशान था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एकांश, खुद से ही, एकांश तू ऐसा कैसे कर सकता है? तुझे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? और ये कहकर कार स्पीड में चलाने लगता है। मित्तल हाउस में माहिर सबको बता देता है कि प्रिशा मिल चुकी है। आयुष जल्दी से उठकर वो वंश के कमरे में चला जाता है। बाकी लड़कियां शॉक के साथ साथ खुश भी थी कि वो मिल चुकी है। जया, हमें भी चलना है। जहां आप जा रहे हो। सुप्रिया, जा माहिर जी, हमें भी जाना है। माहिर सबको लेकर वहां से चला जाता है। आयुष वंश के कमरे में जाता है तो देखता है कि वंश किसी को डांट रहा था। वंश, कैसे नहीं मिल रही? पता लगाओ, अगर नहीं मिली न तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, समझे? अगर मेरी प्रिंसेस को खरोच भी आई न तो तुम्हारी खैर नहीं। आयुष, पीछे से, भाई छोटी मिल गई है। वो एकांश भाई के घर पर है, हमें चलना चाहिए, वो अभी बेहोश है। ये सुनकर बिना समय गवाए वहां से एकांश के घर के लिए सब निकल जाते हैं। एकांश की कार बंगलो में पहुंच जाती है। एकांश जल्दी से उसको गोद में उठाकर अपने बंगलो के अंदर ले जाता है। वहां के नौकर को तो ये देखकर झटका सा लग गया था, क्योंकि इस बंगलो में केवल प्रियल आ सकती थी, वरना वहां कोई लड़की को आना मना था।
आज पहली बार ऐसा हुआ था कि एकांश किसी लड़की को गोद में उठाकर वो भी अपने घर लेकर आए। माहिर को आने में समय लगता इसीलिए उसने और डॉक्टर्स को पहले ही बुला लिया था। वो प्रिशा को जाकर एक कमरे में लेता है। बाकी डॉक्टर्स उसे चेक करने लगते हैं। कुछ देर में सभी लोग वहां पहुंच जाते हैं। माहिर बिन कुछ कहे रूम के अंदर चला जाता है। आज तो नौकरों को शौक पर शौक लग रहा था। अचानक उस घर में चार चार लड़कियां। वंश हड़बड़ाते हुए, एकांश मेरी प्रिंसेस को क्या हुआ है? वो कैसी है? वो ठीक तो है ना? सूची, हाँ भाई बताओ ना क्या हुआ प्रिशु को? एकांश एक शब्द भी नहीं बोलता। वो अपने रूम के अंदर चला जाता है और रूम अंदर से लॉक कर लेता है। सब लोग बेसब्री से इंतजार करने लगते हैं कि क्या हो गया है। माहिर रूम से बाहर आता है। सुप्रिया, माहिर जी प्रिशा ठीक तो है ना? वंश उसे बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है। माहिर, हाँ वो बिल्कुल ठीक है। उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। उन्हें टाइम पर घर ले आया गया। अगर कुछ देर और हो जाती तो कुछ कहना मुश्किल था। वंश और आयुष ये सुनकर काफी डर गया था। वंश, उसे कब होश आएगा? माहिर, कुछ देर में आ जाएगा। सब मिल सकते हो। सब थोड़ा रिलैक्स होते हैं। सुप्रिया, मन में, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रिशा को तो केवल बंद कमरे में सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। वो कमरे में कैसे फंस सकती है? उधर एकांश अपने कमरे में पूरा थोड़ा फोड़ कर रहा था। उसको उससे भी मन नहीं भरता तो वो अपने रूम के अंदर उसके सीक्रेट रूम में चला जाता है। रूम को देखकर ऐसा लग रहा था कि एकांश की काली दुनिया है। इस रूम में एकांश के द्वारा प्लान्स की हुई अंडरवर्ल्ड की सारी डिटेल्स थी। वो रूम के बारे में एकांश के अलावा कोई नहीं जानता था। यहां तक कि वंश भी नहीं। उस रूम में आने की किसी को परमिशन नहीं थी। वो रूम में हर तरह की बंदूक, पंचिंग बैग्स और सारी जरूरत की सामान थी। वो पंचिंग बैग को अपने मुक्का से मारने लगता है। वहां बहुत देर मारने के बाद भी मन नहीं भरता तो वो अपने हाथ दीवार पर मारने लगता है। उसके हाथों से खून बहने लगता है। वंश ये सोच रहा था कि वो वंश को क्या बोलेगा कि तेरी बहन को उसने बंद कर दिया था। क्या होगा जब वंश को इसकी सच्चाई मालूम होगी? क्या होगा जब एकांश और प्रिशा आमने सामने टकराएंगे? किसकी प्यार अंजाम तक पहुंच पाएगी? क्या प्रिशा एकांश से और नफरत करने लगेंगी? सभी के लाइफ में छिपे हैं गहरे राज। ये जानने के लिए पढ़ते रहिए। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 30। टसन, चलिए अब चलते हैं अपने कहानी के अंदर। कुछ देर में प्रिशा को होश आ जाता है। प्रिशा को समझ न आता कि वो कहाँ है। वो चारों तरफ अपनी नजरें घुमाकर देखती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अचानक कहाँ आ गई। तभी सभी लोग अंदर मिलने चल जाते हैं। वंश इमोशनल होते हुए, मेरी प्रिंसेस को क्या हुआ था? कहाँ थी आप? अब आप ठीक है ना? मैं आपका ख्याल बिल्कुल नहीं रख पाया। प्रिशा मुस्कुराते हुए, ओह माय गॉड इतने सारे सवाल। क्या भाई आप भी ना? आप तो सबसे बेस्ट हो। आपने तो मुझे वो सब दिया है जो उतने सालों में मुझे नहीं मिल पाया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए मैं आपको चलकर दिखाऊं। वंश, नहीं अभी तुम यहाँ से बिल्कुल नहीं उठोई। मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ मंगवाता हूँ। प्रिशा, अच्छा भाई, मैं नहीं उठूंगी, लेकिन आप ये तो बताओ कि मैं हूँ कहाँ? ये कमरा पूरा व्हाइट एंड ब्लैक क्यों है? बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं 90s में चली गई हूँ। पीछे से सूची बोलती है, हो गया तेरा शुरू। और हाँ तुम एकांश भाई के बंगलो में हो। वैसे तुम थी कहाँ? प्रिशा, लेकिन मैं यहाँ आई कैसे? आयुष, ये तो हमें नहीं पता, वो हमें एकांश भाई ने इन्फॉर्म किया। तुम छोटी कहाँ रह गई थी? तुम्हें पता भी है कि हम लोग कितना परेशान हो गए थे। प्रिशा कुछ सोचते हुए, भाई मैं ऑफिस के रूम में गलती से लॉक हो गई थी। ऑफिस हॉर्स भी खत्म हो गया था और मेरे पास फोन भी नहीं था। आप चिंता मत करो, मैं अब ठीक हूँ। सुप्रिया, थैंक गॉड कि तुझे एकांश सर ने टाइम पर बचा लिया। जया, लेकिन एकांश सर को कैसे मालूम कि प्रिशा ऑफिस में है? वंश, आयुष और माहिर जानता था कि एकांश को ये पता करना कोई मुश्किल काम नहीं है, इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। प्रिशा बात काटते हुए, चलो अब आओ सब मुझसे गले मिलो। ऐसे सब खड़े खड़े क्या देख रहे हो? मुझे भूख भी लगी है। सूची मन में, ये लड़की भी ना एंटीक पीस है। सभी लोग उससे गले मिलते हैं। तभी कोई सर्वेंट खाना पहुंचकर जाता है। वंश उसको अपने हाथों से खाना खिलाता है। ये देखकर प्रिशा थोड़ी इमोशनल हो जाती है। काफी रात हो चुकी थी। प्रिशा, भाई हम लोग घर चलते हैं ना? मुझे यहाँ नहीं रहना। तभी माहिर बोलता है, प्रिशा जी आप अभी काफी कमजोर है। आपको यहाँ आज रात रुक जाना चाहिए। वैसे भी काफी रात पहले ही हो चुकी है। वंश, हाँ आज रात यही रुक जाते हैं। कल सुबह जाएंगे हम लोग। वैसे माहिर एकांश कहाँ है? कहीं दिख नहीं रहा है। आज उसने वो किया है कि मैं उसका एहसान कभी नहीं भूल सकता। माहिर, भाई एकांश भाई ने बोला है कि वो सुबह तक किसी से मिलना नहीं चाहते। वंश, ओके, अब मेरी प्रिंसेस रेस्ट करेगी। चलो सब यहाँ से। सब वहां से निकल जाते हैं।
बाहर निकलकर माहिर एकांश को मैसेज कर देता है। भाई रुक गए वो लोग। जब प्रिशा को होश आया था तभी माहिर ने एकांश को मैसेज करके बता दिया था कि प्रिशा ठीक है, उसे होश आ गया है। तब एकांश ने कहा था कि सबको आज यही रहने को बोल देना, काफी रात हो चुकी है, लेकिन ये मत बोलना कि मैं बोला हूं। माहिर को थोड़ा अजीब लगता है लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं सोचता। एकांश अपने सीक्रेट रूम से अपने रूम में आ जाता है। उसका पूरा हाथ खून से लटपट था, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर कोई इंसान नहीं, मॉन्स्टर है। उसे कुछ दर्द ही नहीं हो रहा था, या कहे कि उसका अभी ध्यान कहीं और था। वो बार बार अपने कमरे में इधर से उधर घूमने लगता है। उसका बचपन का फ्रेंड था वंश। आज तक उसने हर दुख सुख में उसका साथ दिया था। इनफैक्ट उसके चारों दोस्तों ने साथ दिया था। आज तक वो अपने दोस्तों को चोट पहुंचाने का सोच भी नहीं सकता। वो जानता था कि प्रिशा को कुछ हुआ मतलब वंश उदास हो जाएगा। वो अपने कमरे से निकलकर प्रिशा के कमरे में चला जाता है। वो देखता है कि प्रिशा अभी भी जाग रही है। वो बिन नॉक किए अंदर चला जाता है। प्रिशा जब एकांश को देखती है गुस्से से उसका चेहरा लाल हो जाता है, लेकिन जब वो एकांश के हाथों को देखती है तो दंग रह जाती है। एकांश दरवाजा बंद कर देता है। प्रिशा, आप यहाँ क्यों आए हैं? आप यहाँ से जाइए, वरना। प्रिशा मन में क्या के आदमी सन की है, ये क्या हाल बना रखा है? क्या मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए? नहीं नहीं, मैं इस मॉन्स्टर का हेल्प बिल्कुल नहीं करने वाली। एकांश बिन कुछ बोले जाकर प्रिशा के पास खड़ा हो जाता है। एकांश डायरेक्ट प्रिशा से सीरियस टोन में पूछता है, तुमने वंश को बताया क्यों नहीं? तुम्हें क्या चाहिए? प्रिशा उसके बातों इग्नोर करते हुए हेडफोन लगाकर गाना सुनने लगती है। ये सब देखकर एकांश को तो बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वो खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। एकांश उसका हेडफोन हटा देता है और बोलता है, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? मैं कोई बात को दोबारा बोलता नहीं हूँ। प्रिशा, हाँ तो ये आपकी प्रॉब्लम है, मुझे क्यों बता रहे हैं? ये आपकी प्रॉब्लम है तो खुद से सॉल्व करो ना। एकांश गुस्से में, मैंने जो पूछा उसका केवल जवाब दो, वरना। प्रिशा, वरना क्या मिस्टर एकांश अदानी? आप अब क्या करेंगे? ये जानने के लिए मैं बहुत क्यूरियस हूँ। जो करना है आप कर लीजिए। आई डोंट केयर। आप क्या मैं ही कर देती हूँ। मैं इस कंपनी में काम नहीं कर रही। आई रिजाइन मिस्टर एकांश। सो न मैं आपकी अब एम्प्लॉय हूँ और न ही आपसे कोई रिश्ता है। तो आप किस हक से मेरे से सवाल पूछ रहे हैं मिस्टर अदानी? ये सुनकर एकांश को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। एकांश गुस्से में दांत पिसकर, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारा इतना बोलने पर मैं क्या कर सकता हूँ? आज तक मेरे सामने किसी की जबान नहीं चलती और तुम। प्रिशा, मैं उन लड़कियों की तरह नहीं हूं मिस्टर एकांश को आपके पीछे इधर उधर घूमे। समझे आप? मैं उस दिन से इसीलिए सह रही थी क्योंकि मैं आपके अंडर में काम कर रही थी। लेकिन अब न आप मेरे सीईओ है और न ही कुछ और। सो आज यहां से जा सकते हैं मिस्टर एकांश। एकांश, तुम मेरे ही घर से मुझे से जाने को बोल रही हो। जहां तुम अभी खड़ी हो न वो मेरा घर के कमरे है, तो मैं जब चाहूं जहां चाहूं जा सकता हूं। प्रिशा, या राइट मिस्टर एकांश। ये आपका ही कमरा हो सकता है, बिल्कुल मॉन्स्टर डेविल जैसा, जो हमें किसी बोरियत लाइफ का एहसास कराए। आपका कमरा आपको ही मुबारक होगा। लेकिन आज मैं ये रुकी हूं तो आज ये कमरा आपका नहीं है। और हाँ मिस्टर एकांश, मैं केवल और केवल अपने भाई की वजह से रुकी हुई हूँ। मुझे यहाँ रहने का कोई शौक नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो यहाँ घुटन सी हो रही है। एकांश तो ये सब सुनकर उसका गुस्सा का हद ही पार हो गया था। प्रिशा, ओ मिस्टर एकांश, आपको गुस्सा आ रहा है। अब मिस्टर एकांश क्या करेंगे मेरे साथ? तब भी आपने मेरी एक बात नहीं सुनी। मैंने कितना बार कहा कि मुझे यही फाइल मिली है, वरना मैं आपके पास उसको कंप्लीट करके खुद से क्यों ला कर देती। लेकिन नहीं, मिस्टर अदानी तो अपने आप को कहीं का राजा समझकर बैठे हैं कि जो ये कहेंगे वही होगा। एकांश भी ये बात पर ध्यान देता है। फिर भी प्रिशा ने उसे इतना कुछ सुना दिया था कि उसका गुस्सा कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो गया था। वो अपना हाथ वही टेबल पर जोर से करता है। उसके हाथ से जो थोड़ा बहुत ब्लड रुका भी था वो अब चालू हो गया था। प्रिशा जब ये देखती है तो उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है। प्रिशा, ये क्या कर रहे हैं आप? पागल है, लेकिन सनकी मत बनिए आप। समझ आई बात? जाइए और डॉक्टर से चेकअप कराइए। वो प्रिशा के अपने पास करीब खींचकर उसका चीन जोर से पकड़ लेता है। एकांश, मैं तुम्हें बार बार वार्निंग दे रहा था कि तुम मेरे सामने अपना जबान ज्यादा मत चलाओ, लेकिन तुम बार बार डेविल एकांश को जगाने की कोशिश में लगी हो। प्रिशा, छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। एकांश इग्नोर करते हुए बोलता है, मैं अब जितना पूछी केवल उसका जवाब दो, वरना तुम अच्छे से जानती हो कि अभी मैं क्या करूंगा। प्रिशा देखती है कि एकांश उसके होठों के तरफ देख रहा था। प्रिशा, आप ऐसा कुछ नहीं करनी मिस्टर एकांश। आप मुझसे दूर रहा कीजिए। मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरे करीब आए। एकांश,
या राइट, मुझे भी नहीं पसंद कि मेरे अलावा तुम्हारे करीब कोई और आए। इसीलिए शांति से जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। वंश को तुमने क्यों कुछ नहीं बताया? प्रिशा, आपको जानने का इतना ही शौक है न तो सुनिए, मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई को कोई भी तकलीफ हो। वो आप पर अंधा ट्रस्ट करते हैं। मैं नहीं चाहती कि उनका ट्रस्ट ब्रेक हो। समझे आप? अब छोड़िए मुझे। एकांश उसको अभी भी पकड़े हुए था। प्रिशा, मिस्टर एकांश, मैंने कहा छोड़िए मुझे। मैं आपको कितनी बार कहूं? आप दूर रहिए मुझसे, मुझे आपकी शकल भी नहीं देखना। एकांश, अच्छा, तुम्हें मेरी शकल से इतनी नफरत है? अगर तुम्हें ये पूरी जिंदगी देखनी पड़ी तो तब क्या करोगी तुम? प्रिशा, इम्पॉसिबल, यह कहकर जबरदस्ती अपना हाथ छुड़ा लेती है। एकांश फिर से गुस्से में अपना हाथ दीवार पर मारता है। एकांश मन में, ये क्या हो गया है मुझे? कई इसे अपने घर क्यों ले आया? आज तक मेरे सामने कोई फैमिली मेंबर्स की भी इतनी जबान नहीं चली, लेकिन ये लड़की, ये अपना हाथ पर कर रही है। प्रिशा से अब देखा नहीं जाता। वो देखती है उसका हाथ पर काफी कट्स थे। पूरा हाथ खूनों से रंगा था। प्रिशा मन में, क्या मुझे इंसानियत के नाते हेल्प करनी चाहिए? हाँ कर देती हूँ, वरना मैं वंश भाई को क्या जवाब दूंगी कि मैंने उनकी दोस्त की मुसीबत में हेल्प नहीं की? क्या ये सही रहेगा? क्या ये गलत तो नहीं समझेगा? क्या प्रिशा एकांश की हेल्प करेगी? क्या वंश को सच्चाई मालूम चलेगा? क्या एकांश प्रिशा से प्यार कर पाएगा? क्या इन लोग सबकी दोस्ती ऐसी ही टिकी रहेगी? सबके जिंदगी में छिपे हैं गहरे राज, ये सब जानने के लिए पढ़ते रहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना, मिलेंगे अगले वीडियो में। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।